अब जो टॉपिक है आज का वो है कि जो कल सिलेबस चेंज हुआ है, यानी 18 तारीख को, आज 19 जनवरी है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया। एक्चुअल सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस को और सिस्टमेटिक कर दिया है ना। सिलेबस को हम चेंज नहीं कह सकते, सिलेबस को सिस्टमेटिक किया है। कुछ सेक्शन ऐसे जोड़े हैं जो एमपीपीएससी अभी 2-3 एग्जाम्स में ऑलरेडी कर चुकी है। जस्ट लाइक अभी एक टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्जाम है, इसके पहले एक प्रिंसिपल ग्रेड का एग्जाम था। इन एग्जाम्स में आप देखो तो इसमें कुछ ऐसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को इन सब एग्जाम्स में जोड़ा गया, और जो उसके सिलेबस में है वही मॉड्यूल यहाँ सेम के सेम कट पेस्ट करके रख दिया उन्होंने, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे किया उन्होंने। अब पहली अपनी प्रायोरिटी कि अभी जो हुआ है, मतलब सिलेबस में चेंज वो क्या है उसको देखते हैं पहले, तो है ना। तो ध्यान से पहले देखें कि एक्चुअल जैसे अपने दिमाग में है कि सिलेबस चेंज हो गया है क्या, तो नहीं। पहले भी हमारे पास 2 यूनिट थी, भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ओल्ड सिलेबस में ये लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भारत का इतिहास, यही 2 यूनिट थी। अब उन्होंने क्या करा, इन 2 यूनिट को और ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया। और सिस्टमेटिक का कर दिया क्या मतलब है कि जैसे भारत के इतिहास में उनको, उनका ये मानना है, यानी सिलेबस सेट करने वाले का, कि आपको अपने कल्चर से परिचित होना चाहिए, आपको अपनी संस्कृति से, यहाँ के धर्मों से उसका ज्ञान होना चाहिए। तो पहले अगर हम देखें कि जो पुराना सिलेबस था, ऐसा नहीं कि षट दर्शन उसमें नहीं आते थे, स्मृतियां उसमें नहीं आते थे, वेद उपनिषद के प्रश्न, अरण्य के प्रश्न हर साल आ रहे हैं, लेकिन तब सिलेबस में वो चीज लिखी हुई नहीं थी। तो उसके आने या ना आने की निश्चितता नहीं थी, लेकिन अब निश्चितता है। आज हमें पता है कि अब हमें अरण्य अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि अरण्य क्या चीज होती है। अब हमको जो है वो गणतंत्र की व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए। वर्णाश्रम कैसे था वो हमको पता होना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए जैसे अगर मान के चलिए हम पहले महाजनपद काल की जानकारी पढ़ते थे। हम पढ़ते थे कि यार महाजनपद काल में वज्जी और मल्ल नाम की ही 2 महाजनपदें थी जहां पर गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी, यानी जहां राजा शासन नहीं करता था, राजा को चुना जाता था कि भैया अकेले राजा ने जो है निरंकुश तरीके से शासन कर लिया, नहीं। अब आज हमको जो है वो अगर कहा जाए ये पढ़ना पड़ेगा कि वो वज्जी जो महाजनपद थी वो कहाँ थी, उसके अंदर कितने जो है वो संघ थे, उसकी कैपिटल क्या थी, वो कहाँ कहाँ तक शासन कर रही थी, उसने अगर कोई युद्ध लड़े तो कौन से युद्ध लड़े। ये सब बातें अब हमें पढ़ना पड़ेगी। पहले हमको इतनी ज्यादा अगर कहा जाए जरूरत नहीं थी, अब लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सिलेबस को बदला नहीं गया है। आप देखेंगे कि ये सब चीजें पहले भी आपको पढ़ना था, बस ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप क्या करते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तीर्थंकर। पहले हम केवल इतना पढ़ते थे कि यार जो है वो जैन धर्म के अंदर जो है वो 24 तीर्थंकरों के बारे में प्रावधान है। पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम था आदिनाथ, 24वें नंबर के महावीर स्वामी के बारे में हम, उसके पहले पार्श्वनाथ। यार हम जो है वो इतना ही मतलब पढ़ के खत्म हो जाते थे। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार मध्य प्रदेश में अगर कहीं कोई बौद्ध तीर्थंकरों से जुड़े हुए स्थल हैं, तो वो कौन से तीर्थंकर से जुड़े हुए हैं, उसकी विशेषता क्या है, ये सब जो है वो हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। पहले ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे ऐसे समझ लो, बड़वानी का नाम तो सुना होगा। बड़वानी के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है 52 गज। ठीक है, वो आप लोगों ने सुना ही होगा। 52 गज का मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है वो 52 गज की मूर्ति के बारे में सबको, अभी तक हम केवल जो है वो अगर कहा जाए इतना पढ़ रहे थे कि बड़वानी के अंदर 52 गज नाम की जगह है जो जैन तीर्थ से जो है वो जुड़ी हुई है यहाँ पर, और बड़वानी एक जिला है। लेकिन अब हमें उस मूर्ति, उस 52 गज से जुड़ी हुई हर बात को अच्छे से जो है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो वो अच्छे से पता करना पड़ेगा, यानी कि कौन से तीर्थंकर से जुड़ी हुई है, क्या है। ठीक है, उसको चूलागिरी क्यों कहा जाता है, किस पर्वत में है। ठीक है, यहाँ ये सब चीजें अब हमको पढ़ना पड़ेगी। तो ये एक बात आपको याद रखना है। कितने लोगों को मालूम है कि 52 गज का संबंध कौन से जैन जैन तीर्थंकर से? ठीक है, कौन से जैन तीर्थ? आदिनाथ। सर आदिनाथ। आदिनाथ। अब आदिनाथ से, तो आदिनाथ कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर थे। तो अब हमारे पास कितनी चीज हो गई कि जो है वो उनका संबंध, मतलब 52 गज का संबंध जो है वो आदिनाथ से है। आदिनाथ को ही जो है वो अगर कहा जाए ऋषभ देव कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव का जन्म उसी वंश में हुआ जिसके लिए अभी तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। मतलब वो भी कौन से राजा थे? कौन से राजा? चक्रवर्ती। ठीक है, इक्ष्वाकु। राम सूर्यवंशी जो थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु। राम का जब भगवान राम कोई रघुवंश, कोई रघुवंश थोड़ी था।
राजा तो वो इक्ष्वाकु थे। तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि भैया हमको ऋषभदेव के बारे में, उनके कुल के बारे में, वो इक्ष्वाकु राजा थे, ये सब जो है वो हमको पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो कहानी में गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ। तो इस तरह से ये है। अब ये क्यों लिया गया, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दे देता हूँ। सिलेबस में कई चीजें ऐसी जोड़ी गई जिसको हम अपनी संस्कृति से नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तीर्थंकर से अपन ने सोचा, अभी अपन ने बात करी ऋषभदेव, तो ये मान्यता है जैन धर्म के अंदर कि भाई जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र में से एक पुत्र थे भरत। ये माना जाता, उनके पुत्र में से अगर कहा जाए, जब आप आदि पुराण पढ़ोगे जैन ग्रंथ तो उसमें मिलेगा। और भरत ही जो है वो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने। और माना जाता है कि उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब जो है वो भरत चक्रवर्ती, अब अभी आपको कोई आ जाए कि भरत चक्रवर्ती कौन थे, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाँ, भरत चक्रवर्ती का संबंध जो है वो जैन धर्म से भी है, और जैन धर्म का संबंध इक्ष्वाकु राजाओं से भी है। ये लिंक करना हमको सीखना पड़ेगा। यानी पहले पहले तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आज आप कुछ मत करिए, इंटरनेट पे जाइए, कहीं भी जो है वो राजा भरत चक्रवर्ती जो है वो अगर कहा जाए कि कहानी पढ़िए, तो राजा भरत चक्रवर्ती की कहानी आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये पूरी स्टोरी जो है वो भरत जो भारत कैसे पढ़ा उसकी कहानी भी मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस को उन्होंने क्या करा, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया, कुछ चीजें ऊपर नीचे कर दी। जैसे भारत का इतिहास अब उसमें दिख रहा है यहाँ पर कि पहले यहाँ ये भारत का इतिहास में ये चीजें थी, यहाँ पर प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, 19वीं शताब्दी, 20वीं, ये तो यही के ले लिया ना उसने, सेम के सेम है। यहाँ पर देखो ये पूरा नीचे यहाँ से तो पूरा के पूरा जो है वो सेम के सेम लिया है। अब उसने केवल उसमें क्या जोड़ा है नया, केवल नया जोड़ा है ये वाला हिस्सा। और यही हिस्सा 2024 में अगर कोई पीएससी क्वालिफाई करना चाहता है तो उसके लिए काम का होगा। क्यों काम का होगा? क्योंकि देखो, जिस बच्चे ने पहले पुराने पैटर्न से 23 तक के पैटर्न से पीएससी तैयारी कर रखी है, और वो जो है चयनित हो गया, सपोज कोई नया तहसीलदार बन गया, कोई कुछ बन गया, किसी पद के ऊपर चयनित हो गया, अब चूंकि या तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी या वो थोड़ा कंफर्ट जोन में चला जाएगा, तो वो सिलेबस को बहुत अपग्रेड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो सोचेगा कि ठीक है, उसी जितना पढ़ा है वो अच्छा तैयार है, उसी से दे दूं। उसको इस सेक्शन के अंदर नुकसान मिलेगा अगर वो तैयार नहीं करेगा ये 4 से 5 क्वेश्चन का। और ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, यानी आज आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल गए। तो अभी हमको दिख रहा है कि पुराना सिलेबस तो ये यहां से यहां तक देखो सेम के सेम है, कोई एक लाइन इधर उधर नहीं खसकाई। नया उन्होंने ये संकल्पन, और जो है वो अगर कहा जाए संकल्पना और विचार जो है वो नया शब्द इस्तेमाल कर लिया। तो कहाँ कहाँ बोधिसत्व की मूर्तियां मिली, क्या पंच महायज्ञ होते हैं, ठीक है, ऋण संस्कार कैसे होते हैं, पुरुषार्थ की बात, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए कैसे पुरुषार्थ क्या होता है, चतुष्टय क्या होता है, ये मेंस में भी है, वर्णाश्रम क्या व्यवस्था क्या होती है, स्मृतियां क्या होती हैं, स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, ये सब अब आपको पढ़ना पड़ेंगे नए तरीके से। मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, मुश्किल से 4 4 या 5 लेक्चर में ये करा दूंगा, 5 क्वेश्चन, 5 लेक्चर मैक्सिमम, इससे ज्यादा अब दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। अभी अपन जब शुरू करेंगे इसको सुबह, अभी एनसीईआरटी का जो सेशन चल रहा है ना अपने सुबह वाला, इसी सेशन के अभी 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस की खत्म कर दें, उसके बाद यही वाला शुरू करेंगे अपन। और 5 4 5 चैप्टर लेक्चर में इसको पूरा के पूरा जितना भी है सब करा देंगे यहाँ पर। तो अब अपने को समझ, मतलब अब क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि जैसे मैंने बोला ना कि अब ये गणतंत्र अब पढ़ना है, अब ये अच्छे से पढ़ना है। यानी इस गणतंत्र के लिए अब आपको बहुत अच्छे से वज्जी जो है वो महाजनपद की कहानी पढ़नी, वज्जी पढ़ना पड़ेगी, वैशाली के बारे में अच्छा पढ़ना पड़ेगा, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को पढ़ना पड़ेगा, अजात शत्रु और वज्जी के बीच कैसे युद्ध हुआ वो पढ़ना पड़ेगा। वो पहले नहीं पढ़ना पड़ता था, पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ ली और खत्म हो गई, बट अब बहुत विस्तार में इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत विस्तार में, क्योंकि अब उन्होंने सिलेबस में ही अलग से दे दिया है। तो क्या करूं, जब कोई चीज सिलेबस में अलग ही आ गई है तो फिर तो उसकी विस्तार व्याख्या अपने को करनी पड़ेगी। तो अब क्लियर हो गया, मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मतलब समझ सकते हो, कर सकते हो। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मान के चलो गणतंत्र पे इस साल तुमको एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत बेसिक सी बात, वो आपसे ये पूछ ले कि भाई जो है वज्जी जो अगर कहा जाए जो गणतंत्र था, ठीक है, उस संघ में या वज्जी संघ के अंदर कितने जो है वो अगर कहा जाए मतलब छोटे छोटे अगर कहा जाए डायनेस्टीज जो थी उनने मिलकर उसको एक संघ बनाया था। सोचो कितने लोग ग्रुप था वो। एट यही सर। क्वेश्चन आ जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो। एक तो मैंने अभी दे दिया, कोई बात नहीं। वज्जियों में संघ था 8 का,
ठीक है, यानी इसमें क्या था कि 8 राज्य थे, और ये राज्य मिलकर एक, जैसे हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आज हम कहते हैं ना भारत में 28 राज्य मिलकर देश चला रहे हैं। और हमारे देश का जो मेन मुखिया है यानी प्रधानमंत्री जी, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर काम कर रहा है। चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। तो ऐसे ही वज्जी जो था, वज्जी में 8 जो है वो संघ थे। ये संघ आपस में जो है वो मिलकर जो है शासन किया करते थे। और इसमें एक का नाम तो आपको मालूम ही होगा, वो सबसे महानों में से एक था, वो थे लिच्छवी। लिच्छवियों ने तो कितना जो है वो, लिच्छवी राजा तो कितने जो है वो अगर कहा जाए ताकतवर रहे। ठीक है यहाँ, तो वो सब अब पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये पहली यूनिट आपको क्लियर हो गई होगी। इतने में ही मैंने रफली बताने की कोशिश करी कि भैया जो है वो गणतंत्र का मतलब पढ़ना है तो वर्णाश्रम का पढ़ना है, पुरुषार्थ का पढ़ना है, ऋण संस्कार, तो अब इनको व्याख्या के रूप में पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमको इसको पढ़ने की इस तरह से जरूरत नहीं थी। फिर दूसरा, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति साहित्य सेम के सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं किया सिलेबस में। आप देखो पुराना सिलेबस और नए सिलेबस में इस यूनिट में कोई चेंज, जो चीज चेंज नहीं हुई हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेम के सेम में दिख रहा है। कहीं कुछ ऐसा तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं सर ये देखिए ये थोड़ा सा बदल दिया, सर एक इसके अंदर पॉइंट। सर ये वाली चीज डाल दी है, इसमें ये जो है वो कर दिया है चेंज। सेम के सेम यहाँ भी राजवंश है, वहां भी राजवंश है, स्वतंत्रता आंदोलन, कला, जिस कोई नंबर का, जैसे थर्ड लास्ट अगर हम देखें तो थर्ड लास्ट के अंदर वो साहित्य कला संस्कृति यही बता रहा है, वहां भी यही है, कुछ अंतर नहीं है, सेम के सेम यहां तक आ गया। तो हमें ये समझ पड़ा कि जो है, ये जो नए सिलेबस के अंदर यूनिट 2 है, वो पुराने सिलेबस में यूनिट 1 थी। इस तरह से अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर। ठीक है, अब यहां से पहले तो भारत के भूगोल के ऊपर, अब यहां पर उन्होंने क्या करा, भारत का भूगोल भी ऑलमोस्ट वैसा ही है प्री में, जैसा पुराने सिलेबस में था। यहां अगर हम देखें तो ये इंडियन ज्योग्राफी को ये जाए ये, बस उन्होंने क्या करा, यानी अभी जो पेपर सेटर है ना, मैं उसको समझदार पेपर सेटर कहूंगा, उसने दिमाग तो खर्च किया। उसने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम रोज महसूस कर रहे हो, जैसे आज का ही सुबह पेपर पढ़ोगे, कल का ही पेपर पढ़ोगे, पिछले 3, वो बोलेगा साउदर्न ऑक्सीलेशन के कारण ठंडी हवाएं आ रही है जिससे मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। तो आपने ऑलमोस्ट जो है वो अगर कहा जाए, ठीक है, दक्षिणी विक्षोभों का नाम सुना होगा, आपने ऑलमोस्ट अल लीनो ला लीनो इफेक्ट की कहानियां सुनी होंगी। तो यहां भी हम कहीं ना कहीं, अगर मान के चलिए प्राकृतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं, जलवायु की बात कर रहे हैं, तो हम अल्नीनो लालिनो इफेक्ट तो पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा, अब लिख दिया, उसने लिख दिया कि जलवायु घटना, मतलब अब उसने इस चीज को जो है अगर कहा जाए अच्छे से लिख दिया। तो अब अच्छे से लिख दिया तो अब हमको पता होना चाहिए कि हाँ यार अल्नीनो हमारे लिए फायदेमंद है कि लालिनो फायदेमंद है। ठीक है, अल लालिनो का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कैसे हमको असर डाल रहे हैं भारत के ऊपर। और इसके लिए कुछ नहीं करना, आप मुश्किल से आज से 15 दिन तक का जो है वो अगर कहा जाए पेपर पढ़ लो, केवल जो है वो अगर कहा जाए 15 दिन का पेपर पढ़ लो, आपको खुद ही लगेगा कि अरे ये तो पूरे क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे। क्योंकि रोज ही पेपरों में इनके आर्टिकल आते हैं, क्योंकि क्लाइमेट में जब कोई भी बदलाव आता है, तो एक जैसे कहते हैं ना कि जब लोग चीजों को महंगा करना शुरू करना था लोगों को, तो लोगों के मुंह में एक ही शब्द होता था, क्या कहते थे, अरे जीएसटी आ गया, जीएसटी लग गया। ऐसे ही आज एक सामान्य व्यक्ति जो है वो जब मीडिया के सामने अपनी बात रखता है तो वो एक ही बात बोलता, अल नीनो इफेक्ट के कारण, ला लीनो इफेक्ट के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। समझाओ तो कि क्या होता है अल नीनो ला लीनो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कैसे काम करते हैं, क्या है। अब हमको इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा विस्तार में पढ़ना। अभी तक तो हम जो है वो अगर कहा जाए रफली पढ़ते थे कि हाँ हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बट अब थोड़ा सा अलीनो को, लालीनो को, साउदर्न जो है वो अगर कहा जाए ऑक्सीलेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ते थे। तो एक तो ये उन्होंने क्या करा, पुराने वाले में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या करा कि प्रमुख फसलें, खाद्यान्न सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, अब यहां देखो ओल्ड सिलेबस के अंदर इसमें पूरा एक ही शब्द उन्होंने प्रयोग किया, और उस एक शब्द का नाम था कृषि। लेकिन उनको ये लगा कि कल को आप किसी जिले के अंदर डिप्टी कलेक्टर बनोगे, एसडीएम बनोगे, किसानों के बीच आपको काम करना पड़ेगा, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, किसान कैसे ज्यादा उत्पादन करें, फसलें का चक्र क्या होता है, कौन सी फसल किस सीजन में लगाई जाती है। चूंकि आप रेवेन्यू, मतलब पीएससी की सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट है। आप डिप्टी कलेक्टर की परिभाषा कोई पूछे, डिप्टी कलेक्टर की परिभाषा, तहसीलदार की परिभाषा,
एसडीएम की परिभाषा, कलेक्टर की परिभाषा मुझे ढूंढना हो तो मुझे केवल जो है वो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में ही मिलेगी और कहीं लिखी नहीं मिलेगी। तो उनको ये महसूस हो रहा है सिलेबस सेटर को, यार अब इस बच्चे को पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है। जैसे अभी मेंस में क्वेश्चन आ गया हरित क्रांति का, तो जब आपको अब गणतंत्र से भी आया था क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल आएगा ही ना बेटा, क्यों नहीं आएगा, वो तो वो मतलब पेपर सेटर समझ चुके हैं सब चीजें। तो अब हमारे सामने ये आ गया कि अब हमको फूड सिक्योरिटी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, इन पे काम करना पड़ेगा। अब इनके लिए अब ये करेंगे कैसे? पहले क्या होता था कि हम एनसीईआरटी मॉड्यूल के अंदर इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे। अब हमको इकोनॉमिक्स पे, जैसे खाद्य सुरक्षा, एनसीईआरटी मॉड्यूल में पूरा चैप्टर ही है खाद्य सुरक्षा का। एनसीईआरटी मॉड्यूल में आप देखो, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड है ना, ये आप चले गए एनसीईआरटी की बुकों में, और यहाँ पर आप सोशल साइंस में चले गए, एक सेकेंड सॉरी, तो इसमें आप चले गए इकोनॉमिक्स के अंदर, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा, ये पूरा एक कोर्स मॉड्यूल ही है एनसीईआरटी के अंदर पूरा। मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अब इससे जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो, इससे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा क्या है, ये 3 दे दिए और एक को ये बदल दिया। अभी तक हम फूड सिक्योरिटी को केवल रफली 2-4 लाइन के हिसाब से पढ़ते थे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नाम का कोई बहुत बड़ा टॉपिक हमको नहीं था। अब हमको दिख रहा है यार, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट के रूप में ही आ गया, मतलब एक टॉपिक अपने आप में एक बुक है। तो अब हमें देखना है कि यार कैसे फूड सिक्योरिटी को बढ़ाएं, क्या चैलेंजेस हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पहले हमको नहीं मालूम था, लेकिन आज हमको क्या पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी मैं यही आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। वो आपसे पूछेगा कि भारत में भुखमरी, अब वो पूछेगा वर्ष 1983 में भारत में कुल जो है वो अगर कहा जाए भुखमरी कितनी थी, तो अब दिमाग खराब हो गया बच्चे का। वो कहेगा साला 83 की भुखमरी याद करूंगा, कहाँ से याद करूंगा? अरे एनसीईआरटी में मॉड्यूल में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम हमारे सामने हैं कि हाँ शहरी भूख अभी अपने को दिख रहा है। इन आंकड़ों को देखकर हमको एक बहुत सिंपल सी चीज समझ पड़ी कि यार फूड सिक्योरिटी के अभाव में आज हमारे पास खाद्य सुरक्षा बेहतर नहीं है। अब तो हमने काम कर लिया, 2013 में एक्ट बना दिया फूड सिक्योरिटी एक्ट, बट 2013 से पहले हमको दिख रहा है कि ग्रामीण और शहरी में, गांव में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। गांव में देखो कहाँ 18%, 5%, 3%, शहर में कहाँ 6%, एक ये अगर कहा जाए कुल ये आंकड़े जो है। तो इस तरह से आज हमको समझ पड़ा, प्रश्न उसने क्रिएट आपके लिए आज ही क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई भारत के अंदर शहरी भुखमरी, मतलब भारत में भुखमरी की समस्या है, शहरी में ज्यादा, ग्रामीण ज्यादा, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आंकड़े आपसे यही पूछ लेगा कि 1960 के दशक में भारत में अनाज का उत्पादन कितना होता था। अब आज अगर ये क्वेश्चन मैं ही आपको टेस्ट में दे दूं तो आपका दिमाग खराब हो जाए। हालांकि जिनने मेंस वाली कोर्स में होंगे तो उनने तो पढ़ रखा होगा, क्योंकि अपन ने फाइल पढ़ी हुई है। तो अपने को दिख रहा है कि हाँ यार उस समय 80 करोड़ टन अनाज हुआ था। आज अपने को उन आंकड़ों को पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ हम 80, अभी 2-3 दिन पहले ही कोई टॉपिक चल रहा था तो मैंने बताया था तुमको शायद ये, कि हम 80 करोड़ यस। से कुछ चल रही थी ना अपनी डिस्कशन, क्या 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 कर रहे लगभग थे। 300 करोड़ वाला, हाँ लगभग 300, 300 अपन करोड़ ने वाला, करा था ना यस। कि 300 करोड़ आज हमारी जो है वो अगर कहा जाए प्रोडक्शन है। उसके बाद भी हम जो है वो अगर कहा जाए फूड सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। उसके बाद भी हमारे देश में भूख, पता नहीं कौन से टॉपिक में अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर करा था डिस्कशन 2-3 दिन पहले किसी टॉपिक। तो वो जो 3 दिन पहले करा था वो अब सिलेबस में आ गया, सपोज सोचो और क्या चाहिए। तो कहानी यही बात निकल कर आई कि अब हमारे सामने ये है कि कोर्स मॉड्यूल में एक अच्छा, और ये इतना फायदेमंद होता है हमेशा ध्यान दें, कोई चीज अगर स्पष्ट लिख दी जाए। जैसे आपको यहां से कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको इंदौर आना है इंटरव्यू के लिए, एक शब्द लिख दिया इंदौर आना है इंटरव्यू के लिए। अब बड़ा कंफ्यूजन है कि इंदौर तो आना है, इंदौर में कहाँ आना है। तो हम इंदौर पहुंच कर ढूंढ रहे, परेशान हो रहे। लेकिन वो आपसे लिखे कि इंदौर में आपको विजयनगर चौराहे पे आना है इंटरव्यू के लिए, आपको भंवरपुरा चौराहे पे आना है इंटरव्यू के लिए। तो हमारी पहुंच बिल्कुल एकदम सटीक हो जाती है। तो सिलेबस को अगर हम और बेहतर कर देते हैं तो बच्चे की एक अप्रोच, अब उसको इस क्लास में बेटे हर बंदे को ये समझ पड़ा कि मुझे अलीनो अच्छे से पढ़ना है, लालिनो अच्छे से पढ़ना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ना है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पर अब देखो, पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो अभी एमएस जो है अगर कहा जाए स्वामीनाथन की जो है वो मृत्यु हो गई, या उनका निधन हो गया, मृत्यु बोला तो गलत है, निधन हो गया। तो जब एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ तो अब हमको जो है वो अगर कहा जाए मतलब हमको उनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा।
अब यहां पर आपको देखो कि पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इस क्लास में ऑलमोस्ट सबने पढ़ा, ऑलमोस्ट ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पर उन्होंने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन दे दी। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया जो सेकंड जो है वो अगर कहा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या जो है वो कंसेप्ट है, क्या करेंगे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में, बताओ आज क्या उद्देश्य होगा सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्या मतलब उसके जो है वो अगर कहा जाए कि जो मेन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से उसका क्या फोकस है, यही फ्री का क्वेश्चन दे दिया आज तुमको, बताओ कोई बताएगा मुझे। किसानों की आय दोगुना करना। किसानों की आय दोगुना करना उद्देश्य नहीं है मेरे भाई। जैविक कृषि। यहाँ पर अगर कहा जाए किसानों की आय, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब खाली किसान नहीं होते, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए लाई गई है, आपके और मेरे लिए, हमारी और आपकी खाद्य सुरक्षा को बने। और सोचो, अच्छा जैविक सोचो कृषि सभी को तक तुम्हारे, बढ़ावा देने अनाज, के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी सर तुम वहां सभी तक तक जा नहीं पा अनाज रहे, मुहैया कराना। तुम वहां तक जा ही नहीं पा रहे, मैं तुमको जैविक एक हिंट कृषि को देता हूँ। बढ़ावा मैंने देना, देखो अभी सोचो पेस्टिसाइड्स कि अपने कंट्रोल को करना। यही चीज नहीं मालूम, दिमाग लगाओ, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं कि तुम्हारी रोजमर्रा की डाइट में कौन सी ऐसी डाइट होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज होना चाहिए दालें जिसको सर। खाने से तुमको जो है वो अगर कहा जाए तुम्हारा शरीर संतुलित रूप से विकसित हो, सब कुछ हो, क्या होना मोटे चाहिए। दालें। मोटे अनाज वगैरह मिल, को प्रोत्साहन देना। मोटे मिलेट्स। अनाज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रोटीन, तुम्हारा शरीर बना कैसे है, कैसे दालें बना दालें। प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल। कल ही एक बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, पेपर में क्या हेडिंग आई कि वो क्या सप्लीमेंट्स यूज करता था, गॉड नोस के वो बच्चे ने प्रोटीन। लेकिन एक बुनियादी बात आई, प्रोटीन सप्लीमेंट जो आज की जनरेशन ले रही है। आप में से कितनों को मालूम है कि उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य जो है वो अगर कहा जाए हमारा प्रोटीन जो है वो अगर कहा जाए जो है वो को बढ़ाना है, मतलब हम दालों के उत्पादन को बढ़ाएं, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करें जिनसे प्रोटीन मिल सके। तो अगर आप यहाँ टाइप करो, अभी देखो आपको कितनी यूनिक चीज दे रहा हूँ, ये फ्री के क्वेश्चन है और जो आने हैं आप पढ़ोगे तो नहीं समझ पड़े, यहाँ पर आप प्रोटीन टाइप कर लो और इसके आगे लिख लो रिवॉल्यूशन, खुद ही आंसर मिल जाएगा। ये हमने पूरा ही टाइप करना पड़ेगा एक्चुअल, क्या कोई चीज सर्च नहीं करो ना, प्रोटीन रिवॉल्यूशन PIV, नेहा आई है क्या क्लास में, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने एक सिंपल सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सपोज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही खोल दिया, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन विथ फोकस ऑन प्रोटीन जो है वो रिवॉल्यूशन, ये एक यहां पर आ गया, ये यहां पर ठीक है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन रिवॉल्यूशन, द प्रोटीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया रिजल्ट, द गवर्नमेंट जो है पुश द मेकिंग द हाई क्वालिटी प्रोटीन मोर एसेसेबल अफोर्डेबल टू द पब्लिक, यहां पर ये हो गया। यहां पर आ गया ये 2020 का ले लिया हमने जो है वो अगर कहा जाए, तो ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से गवर्नमेंट जो है अगर कहा जाए कॉट द हाईएस्ट जो है वो प्रायोरिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और दुनिया भर की कहानी, ये सब सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के ही आधार हैं, आप ये याद रखिएगा, ये जितनी स्टोरी पढ़ी है। अब अब यही प्रश्न आ जाता सपोज, तो बहुत अच्छे से ये शब्द आ जाता, ठीक है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन विथ फोकस ऑन मिलेट्स, मोटे अनाज, ठीक है, पल्सेस दलहन है, सीरियल क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसलें, एंड एडिबल ऑयल यानी जो खाद्यान्न तेल है। तुम क्या मार के आते, तुम सब मार के आते मिलेट, राइट और रॉन्ग, सही के गलत खुद ही सोच के देखो, मारते, यस सर। अगर नहीं पढ़ा होता तो मारते, जी सर। और पढ़ा होता तो फिर तो समझते कि हाँ हमको किस चीज की ज्यादा जरूरत है आज हमारी। आज आप देखो जब आप कुपोषण पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा कुपोषण में किसकी बात होती है, प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन ही होता है, इसी की चर्चा की जाती है ना, और किसी की तो नहीं करते। तो जितनी आप ये स्टोरीज पढ़ोगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कि भाई हमने, भाई फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने कार्बोहाइड्रेट तो खूब दे दिया आदमी को, खूब दे दिया, ऐसे हाईली यील्ड सीड्स बना दिए MS स्वामीनाथन ने 68 69 में, जिनसे हमारा अनाज उत्पादन, आज गेहूं चावल का उत्पादन हम जबरदस्त कर रहे हैं, हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स है प्रोटीन, आज हमारे शरीर का संतुलित विकास नहीं हो रहा, और प्रोटीन होता है बिल्डिंग ब्लॉक, ये पूरा आपके शरीर में नाखून से लेकर आपके बाल तक प्रोटीन स्ट्रक्चर है सब। अभी कल ही कुछ मेरी बात निकली थी तो मैंने बोला भी था कि बाल हमारे क्या होते हैं, कुछ अपन स्केलेटन पढ़ रहे थे ना, स्केलेटन। कि बाल हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर है, यानी उसको भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमको ये बुनियादी जो है वो बातें समझ पड़ रही कि अब हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पहले तो क्या होता हमने एक लाइन पढ़ी और कहानी खत्म हो गई,
तो अब हमको बड़ी बड़ी रिपोर्ट पढ़ना पड़ेंगी, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन और ICAR की पूरी रिपोर्ट पढ़ाना पड़ेगी मुझे आप। और इसमें मुझे खुशी है, ये ध्यान रखिए ना, यहाँ पर अगर कहा जाए मुझे खुशी क्यों है, उसका कारण ये है कि भैया ये जो रिपोर्ट अपन पढ़ेंगे, अपने को मालूम है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4 पेज में से। जैसे आज ये अपन ने वो प्रोटीन वाला कर लिया, अपने को मालूम है कि क्वेश्चन फंसेगा अपना, कोई रोक ही नहीं रहा उसको। तो अब हम ये जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये क्या कह रहा है, ये आप इसकी जो है वो स्टोरीज देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया, अभी कैसे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर काम हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, वो सब पे हम, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बात निकल कर आएगी। तो अब हम इस तरह से यहाँ समझ गए कि सिलेबस को उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया। जैसे पुराने सिलेबस के अंदर जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इस वाले में, अब चूंकि आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आप यही डालते सीधे सीधे। ठीक है, आपने क्या करा, उसको धक्का मार के कहाँ ले गए, नीचे ले गए। ठीक है, यानी विज्ञान और पर्यावरण में ले गए, और पर्यावरण में ले जाकर जो है वो आपने उसको जो है वो डंप कर दिया उधर। तो टेक्निकली स्वास्थ्य नीति प्राकृतिक आपदाएं आप ले गए 7वीं यूनिट में। उन्होंने क्या करा कि भैया यही भारत का भूगोल है, उसने कह दिया कि प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, ठीक है, और भारत के प्रमुख चक्रवात, ये अब आपको जो है वो उसने अलग यहीं डाल दिया। पहले ये मतलब सिलेबस वही है, बस उसने उस चीज को, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, साइक्लोन, फ्लड, अर्बन फ्लड, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये सब जो है वो अगर कहा जाए होती हैं प्राकृतिक जो है वो अगर कहा जाए आपदाएं। और ये प्राकृतिक आपदाएं जो है, अगर हम भूगोल के साथ ही जब, मैं सोचो अभी कोई मेरा जो है वो ऑफलाइन का एक आध बच्चा इसमें हो है क्या, अभी मैंने 2 दिन पहले ही अर्थक्वेक पढ़ाया हमको, तो मैंने बताया कि भाई जो है वो अगर कहा जाए हमारे जबलपुर में अर्थक्वेक जो है वो अगर कहा जाए कैसे आया, ठीक है, या अभी जो है वो भारत और विश्व में जो अर्थक्वेक आए वो अर्थक्वेक कैसे आए, या अभी हफ्ते भर पहले जो दिल्ली में झटके आए उसका केंद्र जो है अगर कहा जाए अफगानिस्तान था। तो जब आप नेचुरल डिजास्टर यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसी में पढ़ोगे ना, आपने क्या करा, पहले के सिलेबस में उल्टा कर रखा था, यहाँ पर ज्योग्राफी में अर्थक्वेक पढ़ा दिया बच्चे को और डिजास्टर वहां डाल दी 7वीं यूनिट में। अब वो दो जगह जो है अगर कहा जाए जगह उसको देख के पढ़ रहा है। तो अब हमारी कहानी में ये बात साफ हो गई, क्योंकि अब देखो एक फायदा और, उसने क्या करा, भारत के प्रमुख चक्रवात लिख दिए। यानी अब हमको जितने भी साइक्लोन आए हैं उन साइक्लोन को बहुत ही ज्यादा जो है वो जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या मतलब है, कोई मुझे बताओ एग्जैक्ट वो दिन बताओ जिस दिन जो है वो वेपर जो है साइक्लोन आया था, कितनों को याद है, महीना ही बता दो चलो। विपरजॉय नाम का जो साइक्लोन आया था उसने तो इतनी तबाही मचाई थी, आप सोच सकते हो वो किस महीने में आया था 2023 में, किस महीने में, तो एग्जैक्ट डेट ही नहीं पूछ रहा तुमसे, किस सर महीने में। जून जुलाई के आसपास। मई जून। मई सर। अब देखो जून, जुलाई, मई, 3 बच्चों ने बोला, टेक्निकली वो जून में है। ठीक है, टेक्निकली वो जून का साइक्लोन था। अब यही आ गया प्रश्न कि विपरजॉय नाम का साइक्लोन आया था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देगा तो, और बिल्कुल टू दी पॉइंट देगा, तो एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा, 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून। तो यहां अगर हम, सिंपल सी बात है, हम इसको ऐसे टाइप कर ले, ये हम चले गए विपर जॉय के ऊपर और ये हमने यहां से एंटर मार दिया। अब यहां पर हमको लिखा दिख रहा है कि 6 जून 2023 से 19 जून 2023 तक ये एक्टिव रहा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, क्योंकि हमारे देश के ऊपर इसका असर था, इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जब ये एंटर हुआ तो इसने गुजरात वाले राज्य वाला बेल्ट जो है उसको जबरदस्त जो है वो नुकसान पहुंचा। ये गुजरात की तरफ से होते हुए जो है वो अगर कहा जाए विपरजॉय जो है वो एंटर हुआ था। तो विपरजॉय में ध्यान से देखो, अभी जैसे ये आपको फोर्ब्स इंडिया का फोटो दिख रहा है, इसमें कहाँ दिख रहा है साइक्लोन, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इस फोटो के ऊपर कर्सर, इस फोटो को ध्यान से देखो, ये दिख रहा है। यानी आज आपके विजुअलाइजेशन से आपको क्या याद हो गया कि हाँ यार इसने महाराष्ट्र को हिट किया होगा, हाँ इसका असर जो है अगर कहा जाए यहाँ पर रखा। अब यूनिक क्वेश्चन, पहले सिलेबस के मॉड्यूल में उन्होंने नहीं डाला, अब सिलेबस के मॉड्यूल में डाला। सोचो हमारे किन जिलों पे ज्यादा असर पड़ा होगा, किन जिलों पर, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। आंसर क्या हो गया, पश्चिमी पश्चिमी। सीधी सी बात है कि विपर जो है ना, नो डाउट मालवा के आसपास के क्षेत्र में बारिश करी होगी। अगर मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखना तो हमें दिख रहा है कि पूर्वी जिलों में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, पश्चिमी जिलों में इसका जो है वो प्रभाव ज्यादा दिखा होगा, क्योंकि इसके बेल्ट में इधर वाला जो है वो भारत आ गया।
ये पहले हम क्या करते थे, केवल इतना पढ़ते थे कि यार विपर्जॉय नाम का साइक्लोन, ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, साइक्लोन के केंद्र को आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं, इतना याद करके निकल जाते। अब आपको चूंकि उसने टॉपिक ही दे दिया है, तो करंट अफेयर्स के साथ अब हमको इस नजरिए से पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ आपको फोटो से क्लियर हो गया कि हाँ भैया इस साइक्लोन है। आप हिंदी खबर पढ़ लोगे, हिंदी भी मिल जाएंगी, मध्य प्रदेश टाइप कर दोगे तो एमपी की खबरें भी आ जाएंगी। यहाँ पर ये महा तूफान विपर्जॉय, तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर जो है वो, लगभग 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर जो है वो, अमर उजाला की खबर। ठीक है, ये ढेरों आपको खबर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। एबीपी, 1 लाख से ज्यादा लोगों की निकासी यहाँ पर, गुजरात से टकराने से पहले 1 लाख लोग यहाँ पर। और इसी के आगे अगर मैं जो है वो विपर्जॉय तूफान के साथ यहाँ पर टाइप कर देता मध्य प्रदेश यहाँ, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिख रहा, विपर्जॉय एमपी में दिख सकता है तूफान का असर। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में चक्रवात विपर्जॉय के कारण जो है हो सकती है बारिश। यहाँ पर अगर कहा जाए कहाँ होगी, महाराष्ट्र जो है अगर कहा जाए ये यहाँ पर, तो महाराष्ट्र क्यों बोल रहा है, महाराष्ट्र से लगा हुआ, मध्य प्रदेश के विपर्जय को लेकर अलर्ट जारी। अभी यही मैं इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूं, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 60% हिस्सों में भारी बारिश की जो है वो चेतावनी दी, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। या नीचे इसको पूरी स्टोरी को अगर मैं पढ़ता, तो आपको ये यहां पर आ जाता है कि मध्य प्रदेश के 31 जिले जो है अगर कहा जाए उसमें यहाँ पर, तो टेक्निकली हमें ये समझ पड़ रहा है कि ये जिले कौन से हैं। देखो उधर से इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कटनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन जिलों में इसमें क्यों एक जो है वो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, ये जिला क्यों नहीं है, ये जिला क्यों नहीं है, क्योंकि वो इधर से एंटर ही नहीं हुआ, तो ये जिले दिख नहीं रहे यहाँ पर। राइट और रॉन्ग? अब हम इसको याद राइट। रटे ना, हम रट रहे हैं पढ़ाई को एग्जैक्टली, वही हमारी पढ़ाई खतरनाक हो जाती। आज आपने दिमाग, अब ये क्वेश्चन ही आपके अप्रैल के लिए तैयार हो गया और मेंस में भी आएगा, मैं तो कह रहा हूं आपको, अभी मेंस में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में विपर्जॉय चक्रवात के असर के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो मन से लिख दोगे यार पूरा, मतलब मध्य प्रदेश का, अब चूंकि मध्य प्रदेश का इधर मतलब पश्चिमी भाग, अब पश्चिम से जितना ऊपर तक जाओगे ना, यानी ग्वालियर से लेकर रतलाम वाली जो पूरी बेल्ट है उससे नीचे तक जाओगे, पूरी बेल्ट इसमें असर में, पूरी जो है अगर कहा जाए, ये एक आर्टिकल तैयार हो गया है हमारा बेसिक सा जो है वो हमारे आसपास है। तो अब हमको ये बात समझ पड़ी कि उसने क्या करा कि ये अच्छा काम कर दिया, मैं खुश हूं इससे। मतलब कई बार क्या होता है ना, टीचर को भी लगता है कि हाँ यार सिलेबस बनाया तो उसके अनुरूप बनाया, तो उसने अब पर्वत पठार ये जो है अगर कहा जाए, अब हमको समझ पड़ा कि अब हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगी तीसरी यूनिट में। चौथी में नो डाउट मध्य प्रदेश का भूगोल जैसा पहले था वैसा के वैसा ही कट पेस्ट, कोई अंतर नहीं है, आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का भूगोल सेम के सेम है ना, वनोपज, जलवायु, प्रकृति, परिवहन, सिंचाई, पशुपालन, कृषि, ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए सब कुछ वैसा के वैसा ही उसने उठाकर जो है वो यहाँ रख लिया पूरा के पूरा। ठीक, यहाँ कुछ भी अंतर नहीं करा, बस उसने क्या करा कि यहाँ जो पहले इस वाली यूनिट के अंदर जो डेमोग्राफी थी वो इसी में जोड़ दी थी, उसने यहाँ से अलग से डेमोग्राफी ऊपर डाल दी। तो अब हमको मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण आदि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो करा देंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं। फिर मध्य भारत एवं, अब पहले क्या था, उसने भारत और मध्य प्रदेश के बीच जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था अलग अलग रखे थे, अब उसने दोनों को कंपाइल कर दिया। ठीक है, कंपाइल कर दिया का मतलब यहां जोड़ दिया। पहले अब है वही संविधान सभा, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, संविधान संशोधन, नागरिक संवैधानिक आयोग, यहां तक जो है अगर कहा जाए, अब ध्यान से समझ लो, बेसिक से अगर कहा जाए, पहले ऐसा था कि इस यूनिट के 10 क्वेश्चन आते थे, राइट? दिख रहा है, एक था पहले यही की लाइन थी, यस जी। राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक, वैधानिक आयोग एवं संस्थाएं, ये पुराने सिलेबस में 10वीं यूनिट का नाम है ये। ध्यान से देखो, सेम जो ऊपर की लाइन है यस। वो यहाँ उठा लिया, ये 10वीं यूनिट का नाम था। अब भी वही के वही है, बच्चे सोचेंगे अब हमको नहीं पढ़ना, लेकिन अब हमको मालूम है कि एक दो क्वेश्चंस आएंगे, अब एक दो क्वेश्चंस आएंगे, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन, मतलब सीधी सी बात है, हम उनमें से कौन सी चुने। सरकार की इनिशिएटिव देखो, अभी इसमें से सोचो, दिमाग लगाओ, तुम्हारे राज्य के हिसाब से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण, यानी हमारे राज्य के हिसाब से कौन सी? अनुसूचित जाति ठीक है, जनजाति पहला आयोग। एमपीपीएससी, ठीक है, फिर दूसरा स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। भारत सरकार के इनिशिएटिव के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी?
जल्दी से बताओ। सर भारत सरकार, नीति आयोग। नीति आयोग। निर्वाचन आयोग नहीं, भारत सरकार नीति आयोग। हमेशा ये, आज से देखो थोड़ा चीजों को समझो। सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे 100 साल पुरानी सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार, सरकार कोई भी कार्य करती है तो उसका इनिशिएटिव लेना पसंद करती है, राइट और रॉन्ग। आज मैं तुमको ये वीडियो बना रहा हूँ, तुमको ये चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम ये कहो कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। तो बात यहां निकल कर आ रही है कि सरकार ने अगर नीति आयोग बनाया तो सरकार कहेगी देखो हमने बनाया, हमने फलानी रिपोर्ट जारी करी, हमने ये करा, हमने इतने, अभी 2 दिन पहले ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इतने करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में गरीबी से बाहर निकाल लिया। पढ़ी होगी, 2 दिन पहले ही जारी हुई, उसमें अगर तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट जो आई। तो अब अपने को ये तो पता है कि यार उन 10 जो पहले पूरी 10 ही नंबर की यूनिट थी, अब वो 10 नंबर में से 1-2 आएंगे, और कौन से आएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना, एमपी को फोकस करेंगे यहाँ पर। अभी पहले तो क्या होता था कि इसको पूरा एक एक, अब पहले क्या होता था रूल बुक भी पढ़ना पड़ रही सब कुछ, अब कुछ नहीं, अब तो अपने को ऊपर ऊपर ही दौड़ लगा। ये एक उन्होंने यहां पर कर दिया। दूसरा, उन्होंने पहले भी सुशासन था, अभी भी सुशासन, कह रहे ई गवर्नेंस के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, पहले भी था, ऐसा नहीं कि एमपी में ई गवर्नेंस के लिए कदम नहीं होते। लेकिन अगर कहा जाए कि अब हमको ई गवर्नेंस को और जो मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ई गवर्नेंस में चूंकि अब सुशासन सब इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल पे आ गया, इसलिए मैं ई गवर्नेंस जो अगर कहा जाए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम काम करेंगे तो उसमें जो है वो अगर कहा जाए ई गवर्नेंस आएगा, और उसी से जन्म होगा सुशासन का, जिसको अपन बोलेंगे गुड गवर्नेंस। अब हमें उस गुड गवर्नेंस के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यहां पर अगर कहा जाए। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि हम कैसे जो है वो गुड गवर्नेंस लाएंगे, अब पहले क्या होता था कि हम केवल जो है वो गुड गवर्नेंस को इतना पढ़ते थे कि हाँ, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि अच्छी जो है वो, अभी प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा आपने, वो क्या बोलते हैं कि जो है वो अगर कहा जाए, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सुना होगा ना, ये प्रधानमंत्री जी का हमेशा उन्होंने कहा कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो और वो जो काम करे वो ज्यादा से ज्यादा। तो मध्य प्रदेश में यहां पर अब प्रश्न कैसे आएंगे, ध्यान से समझो। मैं तुमको एक गिफ्ट जो है वो आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपसे ये पूछेगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस कहाँ है, सबको मालूम है कि साहब भोपाल में है। आपसे पूछेगा कि वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, वो कंपनी है, ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट है, वो क्या है, ये पूछेगा आपसे। वो अब पूछेगा, पहले नहीं पूछता था, अब वो पूछेगा कि इसके द्वारा कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस के द्वारा, अब पूछेगा क्योंकि एक टॉपिक है। अब तो अभी आपको मालूम होगा कि आप ही के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए युवा जो नीति है उसके ऊपर ये काम कर रहा है पूरा। तो आज हम अगर मध्य प्रदेश सरकार की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखना चाहें तो हम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस से जो है वो उन पॉलिसीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या प्रोजेक्ट वो चला रहा है, वो उन प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो हम देख सकते हैं। अब उसके विजन, प्रोजेक्ट, स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या काम कर रहा है, ये सब हम पहले नहीं पढ़ते थे। पहले हम कितना पढ़ के जाते थे, पहले हम पढ़ के जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस भोपाल में है, और भोपाल का बच्चा कहता था भदभदा में है यहाँ पर। अब जो है वो क्या प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। बताओ, मध्य प्रदेश जो है वो गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है अटल बिहारी वाजपेयी, इसका जो है वो अगर कहा जाए चेयरमैन कौन होता है, क्या बेटा, बोलो बोलो, कोई तो बोलो। एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक सूर्य अपनी पूरी तपन पे ना पहुंच जाए, मतलब मुझे लगा कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं। अरे तुम लोग 60 लोग अभी सुन रहे हो, कौन मध्य प्रदेश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी में गुड गवर्नेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसका चेयरमैन कौन होगा, मुख्यमंत्री। इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर। उसका चेयरमैन, इधर देखो, धन्यवाद है तुम लोगों को। अब यहां से चले गए हम अटल, यानी एक सेकंड, हमने टाइप कर लिया एमपी गुड गवर्नेंस, एक सेकंड कैपिटल में है ये हम चले गए एमपी गुड गवर्नेंस, हम चले गए अटल बिहारी, एक गिफ्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन आपको आज। अब हम चले गए इसके ऊपर, ये इंस्टीट्यूशन है, दिख रहा है, रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यानी प्रश्न फ्री फोकट का दे दिया मैंने सबको, जिस दिन अप्रैल में पेपर हो उस दिन चेक कर लेना। किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट,
और जिनमें इसमें से कोई ऐसा बच्चा हो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बेच में हो। मेरा याद करो, सेम क्वेश्चन आया था कि जो है वो मध्य प्रदेश शासन का जो सीएम हेल्पलाइन है किस डिपार्टमेंट में आती, सेम प्रश्न था, याद करो, आया था। यस क्योंकि सर, सीएम आया था। जी हेल्पलाइन सर, गुड एग्जैक्टली गवर्नेंस, यही था। सेम के सेम प्रश्न पूछ चुका है असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कहोगे तो मैं यहां से पेपर खोल के दिखा दूं, ये प्रश्न अब आपको आएगा। पहले आपको थोड़ी पढ़ना था यार, पहले सिलेबस में ये चीजें पढ़ना नहीं थी, अब जो है वो पढ़ना पड़ेगी। हम चले गए, यहाँ से चले गए, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे चले गए, ये हमने यहाँ से जो है वो अगर कहा जाए इसका पेपर खोल लिया, और ये पेपर खोल कर हम ये नीचे चले गए, ये यहाँ से जो है वो ये शुरू हो गए पेपर में, और इसमें आप देखो यहीं कहीं लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन गुड गवर्नेंस की दिशा में। अच्छा है ना, तुमको लगेगा यार सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे घर के सामने नाली खुदी, हमारा नल का कनेक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे घर के सामने से कूड़ा करकट नहीं उठा रहा, हर चीज में सबसे पहले क्या टुनटुनाते हो, सीएम हेल्पलाइन 181 पे कॉल करते हो। तो सीएम हेल्पलाइन गुड गवर्नेंस की दिशा में सबसे अच्छा इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश शासन का। तो मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ किस विभाग के थे, तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग। यही आंसर हो गया यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी। पहला तो गिफ्ट ही हो गया कि हमको ये बात क्वेश्चन समझ आ गई, आ रहा है ये क्वेश्चन। फिर जैसे इसके बाद जो है वो अगर कहा जाए, अभी हमने देखा कि कौन कौन होगा, तो गवर्निंग बॉडी ये साफ स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये क्वेश्चन अभी लिख लो, तैयार कर लो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेयरमैन। फिर वाइस चेयरमैन जो है वो उसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ वाइस चेयरमैन होगा। फिर ये नीचे बॉडी होगी, इसमें कई कई सारे मेंबर्स हैं, वो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये यूनिट्स के टॉपिक तब मैं कराऊंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर को भी मेंबर बनाया है इसमें, क्योंकि वो इसी के सामने ही है, पास में ही। कभी कोई भोपाल का होगा तो जानता होगा, ये जो है इंस्टीट्यूट भोपाल में ताज होटल है, तो ये ताज होटल के बाजू में ये इंस्टीट्यूशन है, और ताज से थोड़ा सा 4 कदम आगे निकलोगे तो IIFM पड़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ट्रेनिंग के टाइम पर देखा है मैंने। क्या बेटा? ट्रेनिंग के टाइम पर देखा है IIFM भी और ये भी। हाँ, तो वही है ना, अब तुम लोग को अगर सिलेक्शन हो जाए तो ताज होटल में काफी चाय पिला दें हम अपनी तरफ से। हाँ। तो अभी समझो कितना सरल है, मतलब उसने सिलेबस को सिस्टमेटिक कर दिया, और हमको एक कॉन्फिडेंस दिला दिया कि अगर हम इतनी चीजों को पढ़ ले। पहले क्या था ना कि पहले हवा में पत्थर उछाल रहे थे, अब हमको टारगेट दिख गया कि कहां पर जाए, बुल्स आई कंसेप्ट आ गया पूरा। फिर वही कि वही मध्य प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पहले उसने क्या करा था पुराने सिलेबस में, यहां पर अगर देखें ये पुराना सिलेबस है, उसने क्या करा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था को इधर अलग ले लिया यहां पर, और ये इधर देखिए ये हो गई राज्य की अर्थव्यवस्था, और जो है अगर कहा जाए उसी के नीचे भारत की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा अलग कर दिया था। ये भारत की अर्थव्यवस्था इतना, और ये राज्य की अर्थव्यवस्था इतना। अब उसने क्या करा कि पूरा भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक यूनिट में ले लिया, वही सब चीजें कट पेस्ट करके ऊपर नीचे कर ली। अब हमको यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए जैसे MSME, मध्य प्रदेश के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे काम कर रहे हैं वो अलग से दे दिया। एक जिला एक उत्पाद जो है अगर कहा जाए उसको उसने शामिल कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शामिल कर लिया। ये अच्छा क्या, देखो पहले ऐसा था कि पुराने सिलेबस में ये इतना हिस्सा था, इतना रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गेयर। अब उसने क्या करा, भारत की विदेश व्यापार नीति, G20, सार्क, ठीक है, आसियान के साथ हमारे क्या संबंध है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सतत विकास लक्ष्य 17, उसमें हम कितना टारगेट कर पा रहे हैं, तो इसको हमको करना है। तो आपको नीति आयोग की रिपोर्ट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही पता चलता है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। या आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे में हमको पता चलता है कि हम किस जो है वो अगर कहा जाए टारगेट को कितना लेके चल रहे हैं। यूट्यूब पे देखो इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो, उसी से आएगा ये तो, क्योंकि जो सर, हाँ बेटा, SDG को कई जगहों पर डाल रहा है। अरे सब सिलेबस में डाल दिया उसने। आप ध्यान से देखो, ये पूरे कोर्स मॉड्यूल हर जगह, जैसे देखो मैं तुमको एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा है ना, यानी सिलेबस को वो समझा के सर, जैसे नीचे चला गया, अभी तो मैं प्री बता रहा हूँ, मेंस पे आ रहा हूँ। यहाँ मेंस में उन्होंने एक नया टॉपिक डाला है, यहाँ देखो, ये हम चले गए यहाँ पर, ये पूरा के पूरा जब आप फोर्थ पेपर में जाओगे, ये यहाँ लिखा हुआ ध्यान से देखना है ना, उद्यमिता प्रबंधन व्यक्तित्व विकास केस हिस्ट्री। अब देखो क्या है, उद्यमिता अवधारणा, व्यवसायिक संगठन। अब इस सिलेबस को यहां मिलाओ ये टैक्सेशन असिस्टेंट के सिलेबस से, सेम के सेम कॉपी पेस्ट है, हलाया डुलाया भी नहीं है, सेम के सेम। देखो तुम खुद तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल वैसा कि वैसा। ये देखो यहां से यहां पर प्रबंध, प्रबंध में क्या क्या है, प्रबंध की अवधारणा, प्रबंध की विचार विकास, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व,
नियोजन की अवधारणा, नियोजन तकनीक, संगठन की अवधारणा, संगठन का प्रकार, निर्णयन का परिचय, नेतृत्व, निर्देशन का अर्थ, सिद्धांत मिलाओ। क्या यही सब चीजें नहीं है यहां पर अगर कहा जाए? या उद्यमिता, ऊपर लिख रहा है उद्यमिता की अवधारणा, उद्यमिता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं, नवाचार का महत्व, इनोवेशन का। वो कह रहा है कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तुमको ज्यादा, खुद का रोजगार सृजित करो, हम एक यूनिटी डाल दे रहे हैं। अब यही के ही देखो, आप यहाँ सिलेबस में ऊपर जाओ, ये यहाँ एक सेकंड, ये आप चले गए। अब यहाँ पर ये आ गया उद्यमिता की अवधारणा, कार्य, प्रकार, यहाँ पर ये भी, यहाँ भी है। मतलब आपको खुद समझ पड़ रहा है कि सिलेबस में वो चीजें जो डाल रहे हैं ये ऑलरेडी सब मॉड्यूल्स में डाल रहे हैं वो एक जैसी, केवल यहाँ नहीं डाल रहे, हर मॉड्यूल के अंदर डाल रहे हैं। और अपन धीरे धीरे चलेंगे, अपने को भले ही एक लेक्चर और लग जाए मेंस का अलग से डिजाइन समझने में, पर यहाँ तो अब हमारे दिमाग में ये साफ आ गया कि यूनिट नंबर 6 में जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे लिए हीरो कौन सा है? हमारे लिए हीरो है मध्य प्रदेश के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल दो हमारी जो पहचान बता रहे, जल्दी से बता दो, कोई भी बता दो, 1 सेकंड में बता सकता कोई भी बच्चा, जल्दी बोलो। अभी तुमको एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं पता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जीआई होता है कि नहीं होता? तो कड़कनाथ है कि नहीं है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ठीक है, गोल्ड पेंटिंग है कि नहीं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? रतलाम की सेव है कि नहीं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? क्योंकि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बौद्धिक संपदा की, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया गया, उसमें पेटेंट भी आएंगे, उसमें जो है अगर कहा जाए जोग्राफिकल इंडिकेशन भी जो है वो आएगा, ठीक है, उसमें जो है वो इंडस्ट्रियल सर्किट डिजाइन भी आएगा, उसमें कॉपीराइट भी आएगा। तो अब हमको दिखा कि हाँ, अब हमको कड़कनाथ मुर्गे को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अब हमको गोंड पेंटिंगों के ऊपर अच्छे से बात करना पड़ेगा, अब हमको चंदेरी की साड़ी के ऊपर अच्छे से बात करना पड़ेगी। तो आज जो है अगर कहा जाए ये चीज जो है अगर कहा जाए हमारे सामने आ गई कि हाँ कौन कौन सी, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीआई टैग हमको मिल रहे हैं। अब उन जीआई टैग को, यानी जैसे इंदौर के लेदर टॉय, तो इंदौर के लेदर टॉय यानी चमड़े के खिलौने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रतलामी सेव, किसी भी ढाबे पे जाते हैं रतलामी सेव को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाघ के प्रिंटों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टीकमगढ़ का बेल मेटल का जो काम होता है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सब पहले नहीं पढ़ना पड़ रहे थे, क्योंकि पहले हमको लगता था यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम का टॉपिक नहीं है, तो हम ऐसे जो है वो एमपीजीके के हिसाब से याद कर जाते थे कि यार ये चीज आ सकती है। बट अब जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, अभी सोचो मान के चलो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तहत वो गोंड पेंटिंग है, किस जिले से पहचानी गई? जल्दी से बता दो, 1 सेकंड में देखते हैं तुम्हारा नॉलेज। डिंडोरी। डिंडोरी, ये आ गया। आप कुछ मत करो यार, आप केवल इंटरनेट पे टाइप करो गोंड पेंटिंग डिंडोरी, आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऑटोमेटिकली आपको वो एमपी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला ही जो है वो अगर कहा जाए लिंक करेगा जीआई का। कुछ मत करो, आप सिंपल सा कंसेप्ट करो। यहां पर देखो मैं यही करके दिखा दे रहा हूं, जैसे कि जिस बच्चे को लगे कि तो क्या प्रश्न पूछेगा, तो यहां चले गए हम गोंड पेंटिंग। अब देखो मैंने कुछ टाइप किया, मैंने कुछ टाइप नहीं किया, ठीक है, पाटनगढ़ शुरू में में शायद। पहले करके बैठा हूं तुम नहीं। उसने पहला लिंक मुझे दिया गोंड पेंटिंग, दूसरे में क्या लिख रहा है गोंड पेंटिंग जीआई टैग, तीसरे में लिख रहा है गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये गोंड पेंटिंग जीआई टैग पे जाऊंगा मैं, ये चला गया हमारे सामने, ये पूरे आर्टिकल छप गए अलग अलग तरीके से। तो अब हमको ये समझ पड़ा कि अब हमको चूंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि जीआई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी, तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस बात हो गई कि ये हमको डिंडोरी 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 की गोंड पेंटिंग जो है वो याद रखना है। या मैं चलो जीआई टैग नहीं लगाता, इसकी जगह सिंपल में जो है अगर कहा जाए डिंडोरी शब्द प्रयोग कर लेता, तब भी मुझे मालूम है कि मुझे देखो मैंने यहां पर कभी अभी ये टाइप ही नहीं किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने सिंपल प्रश्न टाइप किया गोंड पेंटिंग ऑफ डिंडोरी, और क्या लिखा आया फर्स्ट लाइन में, ठीक है, ट्रेडिशनल गोंड आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हैव नाउ बीन द रिकॉग्नाइज्ड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग। ये पहली लिंक मुझे दी गई, यानी इंटरनेट ने भी मुझे ढूंढ के दिया, उसने कहा कि भाई साहब आप ये ढूंढ रहे हो शायद आप, ठीक है, हाँ मैंने कहा भाई साहब मैं ये ढूंढ रहा हूँ। तो सर पीएम टेक्निकल जब मोदी हम, ने भी गिफ्ट करी थी ना ये तो वो तो अभी प्रेसिडेंट अपन ने 4-5 ब्राजील। दिन पहले तो चर्चा कर चुके हैं, तुम लोगों को जो ट्राइबल वाला पढ़ाया था ना, एक पूरा ट्राइबल ईयर एंड रिव्यू, उसमें नहीं बात करी थी अपन ने, ठीक है, लूला जी सर। डिसिल्वा ठीक है, उसमें बताया भी था कि कैसे सुराही गिफ्ट करी, कैसे सॉल गिफ्ट करी, वो तो अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने वो बात नहीं रखी। बट आपको क्या समझ पड़ा कि यूनिट नंबर 6 में क्या चीजें नई आ गई? पहली चीज आ गई कि अब हमको एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, यही यही डिपार्टमेंट चला रहा है,
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, यही एमएसएमई की ही योजना है। आप कभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पीडीएफ टाइप करो, ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश एमएसएमई की वेबसाइट लेके जाएगा यहाँ पर। अब हमको ऐसी योजनाएं जो उद्यमशीलता को, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रही हैं, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार क्या काम कर रही है, वो डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं, उनकी स्कीम्स क्या हैं, वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ टाइप करें एमपी, एक सेकेंड, उद्यम क्रांति योजना। अब आपको कैसे, एक मुझे खुशी कहाँ से हो जाती पता है, अभी जैसे सिलेबस चेंज हुआ, मैंने अभी इसके पहले 2 बैच पढ़ा है। एक प्रिंसिपल ग्रेड का, शायद जितेंद्र की अभी आवाज आई थी, प्रिंसिपल ग्रेड के में तो 4 यूनिट ऐसे ही की हैं। तो जी सर। मैंने पूरा पढ़ाया है ये उद्यमशीलता और ये सब चीजें, और कितनी स्कीम चला रही है, स्टार्टअप इंडिया, संकल्प जो है वो अगर कहा जाए, स्किल डेवलपमेंट, पूरे प्रोजेक्ट, क्योंकि 4 यूनिट है उसके अंदर, वो मैंने पूरी पढ़ाई। तो मुझे अभी मेरे पास सेव भी है फाइलें पूरी। तो अब जब सिलेबस में आया तो मुझे लगा कि हाँ यार चलो अच्छा है, कम से कम वो अपना खराब नहीं हुआ अपन। अभी तुमको वही चीजें मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे बैच के ऊपर, जो उनके लेक्चर है ना, वो लेक्चर का एक फोल्डर बना दूंगा मध्य प्रदेश का। तो अभी हमारे सामने ये जैसे पहली वो ये खुली, और इसको ही अगर हम यहाँ से पीडीएफ ऐसे कर देते, ये सपोज इसके आगे हम पीडीएफ लिख देते, तो हमारे पास ये, अभी आपने पीडीएफ खोला, अब किसकी लिंक खुली यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश शासन लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इसने हमको जो है वो यहाँ से दे दिया। ये बकायदा जो है वो हमको पूरी बुकलेट मिल गई, हमने बुकलेट देख ली। अभी भले ही ना खुल रहा हो अभी, चूंकि अपन इसको सीधे यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको पता चल गया कि हाँ ये एमएसएमई की योजना के लिए हमको इस डिपार्टमेंट पर जाना है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन जो है यहाँ से तैयार हो गए। तो अब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे अब यहाँ पर क्या क्या नई चीजें आ गई है ना, पहला तो हमको ये आ गया सतत विकास, ये अच्छे से हमको पढ़ना पड़ेगा। एमएसएमई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीआई जितने टैग है मध्य प्रदेश के, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हमारे फॉरेन रिलेशंस को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये अभी एक आध वीक में ही करा दूंगा मैं कुछ टॉपिक्स। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हर सैटरडे जो है वो सेशन में इस चीज को ज्यादा शामिल करेंगे, जैसे G20, सार्क, आसियान, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, नेबरहुड पॉलिसी जो है वो अगर कहा जाए, वो सब के ऊपर हम जो है वो काम कर लेंगे। तो 6वीं यूनिट बहुत सरल कर दी, आप इसको कठिन मत मानो, क्योंकि आपको उसने टू दी पॉइंट, बुलसाई टू दी पॉइंट बात कर दी कि इतना ही काम करना है। पहले बिखरा बिखरा था, ये एक लाइन लिख दी। पहले क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था, ये लाइन लिखी थी केवल, ये दिख रही है, याद करो, और पता नहीं क्या क्या पूछ सकता था उसमें से। अब उसने कह दिया ये सब है, तो हमको लगा कि हाँ अब हमारे हाथ में आएगा। अब विज्ञान पर्यावरण, यहाँ पर उसने ये यहाँ पर 2 तरह से इसको बात करी। अब यहाँ पर ऊपर देखो ध्यान से, जब हम भारत के अंदर गए तो इसमें आपको भारत के प्राकृतिक खतरे आपदाएं यहाँ भी हैं, और इस 7वीं यूनिट के अंदर ये यहाँ चले गए, यहाँ पर। अब समझना उस चीज को, इसने यहाँ पर जो है अगर कहा जाए यहाँ भी रखा, तो अब यहाँ भी रखा और वहां भी रखा का क्या मतलब है, चूंकि वहां रखा और यहाँ रखा, इससे मतलब है कि वहां हम देख रहे हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश के में जो है वो भूकंप आने की संभावना कम, क्योंकि हम जो है वो अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन के ऊपर नहीं है। हमारा ज्यादातर मध्य प्रदेश का बेल्ट 2 और 3 जो सिस्मिक जोन होते हैं उसमें, 4 और 5 सेंसिटिव होते हैं, उसमें हम नहीं आते। वहां हम भूकंप को ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ हमको भूकंप करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एवलॉन्च नहीं आ सकता, हिमस्खलन नहीं हो सकता, वहां हम नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। यहाँ और वहां अपने को देखना है कि यहाँ उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कर दिया, वहां उसके। तो अब हमारे सामने है कि ये जो है अगर कहा जाए विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है, ये तो उसने ऑलमोस्ट वैसा के वैसा ही उठा लिया। कोई उसने जो है वो अगर कहा जाए इसमें बदलाव नहीं किया, बस उसने क्या किया कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक कर दिया। जैसे सिंपल सी लॉजिक, पहले उसने ये अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण निदान ये नहीं लिखा था। अब दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा तुम इंटेलिजेंट बच्चे की तरह आंसर करना, कोई भी ये क्यों डाला बताओ, थोड़ा सा अभी इंटेलिजेंट दिमाग लगा लो, 1 सेकंड पकड़ लो। 1 जुलाई को शहडोल से ये सिकल सेल शहडोल से, एनीमिया और मेनली सिकल सेल किस में होता है, मेनली किस में होता है, जनजातीय जनजातीय ये में। पूरा। इससे क्या सिद्ध है कि इस पूरी यूनिट को मैं पढ़ लूं और इसको पढ़ लूं तो 2 क्वेश्चन इसी में से मेरे फंसने की संभावना है। 2 क्वेश्चन, एक तो यही आंसर हो गया। अभी आपने जो ईयर एंड रिव्यू पढ़ा, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, बच्चे तो सर क्या जो घर में मैंने भी बराबर समझते समझा टीचर को समझा है इसको तो लगता। करंट के टॉपिक से ज्यादा जोड़ा है सिलेबस को। हाँ बिल्कुल, वो तो
आपको क्या लग रहा है सिलेबस से? ये नहीं लग रहा कि हम जैसे पढ़ रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से? हाँ, अपनी यस अप्रोच पे सर, हाँ सर। सिलेबस आपकी अप्रोच तो यही थी सर। ठीक है, हम वही अप्रोच पे काम करना चाह रहे हैं कि आपको अभी जो चल रहा है वो पढ़ो यार। अधिकारी बन के तुमको जब डिंडोरी में पोस्टिंग हो जाएगी तुम्हारी, अलीराजपुर में, झाबुआ में, तो वहां के व्यक्ति को जो थकावट हो रही है, थक के जम रहे हैं, उसको आप बताओगे यार ये सिकल सेल एनीमिया का तुम्हारे यहाँ जो है, अगर कहा जाए तुम इसकी जो है वो स्क्रीनिंग कराओ, जिससे कि कम से कम तुम्हारी आने वाली संतानों में हम इसको रोक पाए। इसके लिए तुम्हारे सिलेबस में इसको डाला है, नहीं तो क्यों डालते? तो आज हमें दिख रहा है कि जेनेटिक डिजीज, अब हमको जेनेटिक डिजीज जो है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। अब आपको कहोगे कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, इसके लिए मुझे आपको बायोटेक्नोलॉजी किताब पढ़ाना पड़ेगी 11वीं की। ठीक है, अब पहले में नहीं पढ़ाता था, पहले तो मैं 2 लाइन में जेनेटिक डिजीज खत्म करा देता था कि हाँ ये पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब 11वीं की देखो, मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या पूछेगा। मैं तो ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि प्रश्न कहाँ से उठाएगा। अब आपको जाना पड़ेगा, ये हम एनसीईआरटी चले गए, एनसीईआरटी के अंदर आप 11th चले गए, 11th के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी पर चले गए ये। और ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक पूरा के पूरा यूनिटी है जेनेटिक डिसऑर्डर का, ये पूरा मुझे अब तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। इसमें पूरे जितने भी अगर कहा जाए ये सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स हैं सब पढ़ाने पड़ेंगे मुझे। यहाँ देख रहे हैं ना, ये डाउन सिंड्रोम कैसे होगा, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, या पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, ये टर्नर सिंड्रोम है। तो आपको जो है अगर कहा जाए, आपको बता रहा है ओकर्स इन 1 in 2500 न्यू बॉर्न गर्ल्स। तो हमको ये दिख रहा है कि 2500 लड़कियों में से एक बच्ची के अंदर जो है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, और चूंकि लड़कियों में ज्यादा हो रहा है तो हमको ये भी समझ पड़ा कि इसके लिए कौन सा जो है वो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स होगा कि वाई होगा। अब ये तो मालूम है एक्स। कि फीमेल्स में एक्स। तो एक्स एक्स ही होता है एक्स होगा। बेचारियों में। ठीक है, और लड़कों में एक्स वाई होता है जो लड़के के। तो अब हमको कितना बच्चों वाला प्रश्न था, एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया। टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तर दे, एक्स वाई, एक्स वाई बोथ, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ये अब हमको पढ़ना पड़ेंगे इस यूनिट के हिसाब से, थोड़ा से टफ नेचर के क्वेश्चंस करा देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब ये जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं इसमें सब सिकल सेल एनीमिया वगैरह सब है। ये आ गया पूरा सिकल सेल, पूरा आर्टिकल है, यहीं से कट पेस्ट करेगा क्वेश्चन, ये भी बता दूं जितना जो चाहे, तो सब करा दूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कट पेस्ट करने के बाद भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हम उसकी अप्रोच तो समझे। तो ये से दिख रहा है कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, सिकल सेल डिजीज, कैसे जो है वो सिकल सेल आगे बढ़ रही है यहाँ पर। तो अगर हमने स्क्रीनिंग नहीं करी तो आप देखो कि ये एस एस लिखा आ गया। ठीक है, स्क्रीनिंग नहीं करी अगर कहा जाए तो यहाँ पर ये देखो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसमें और इसमें दिक्कत है नहीं है बराबर, लेकिन यहाँ पर एस एस लिखा, एस एस का मतलब देखो क्या लिखा है, एस एस मतलब है सिकल सेल डिजीज, इसमें आ गई। विदाउट स्क्रीनिंग के ये जो है वो नुकसान हमको जो है वो देखेंगे। ये सब मैं आपको कराऊंगा, आप इसको मत चिंता करना। तो अब हमको ये समझ पड़ा कि जो 7th नंबर की यूनिट है उसमें हमको जो नया, जैसे नई चीज क्या, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल, ये नया जुड़ गया। यानी ये पहले जो है अगर कहा जाए इसके अंदर इस तरह से जो है वो नहीं था। ठीक है, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता पहले भी था, लेकिन वहां पर उसको 2 पॉइंट में था, इसमें एक में कंपाइल कर दिया। ध्यान से देखो, ये 2 थे पहले के सिलेबस में। मुझे तो ये भी मालूम है कि सिलेबस में क्या चीज कैसे डाली थी। ये देखो, पर्यावरणीय, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र को, इनको अलग अलग उसने एक उसमें ले लिया कि ये एक ही का हिस्सा है, तो एक साथ डाल दिया। बाकी ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह सब जो है वो वैसी की वैसी है। मानव शरीर रचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, पर्यावरण कारण, प्रदूषण, ठीक है, विज्ञान की प्रारंभिक शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान, ये 8वीं यूनिट में कोई चेंज नहीं किया, सेम के सेम जो है वो कट पेस्ट है। वो क्या चेंज करेगा करंट अफेयर्स में, तो जैसा है वैसे ही पूछेगा अंतरराष्ट्रीय। 9वीं यूनिट में भी उसने कोई जो है वो चेंज नहीं किया। ठीक है, 9वीं यूनिट भी आपको दिख रहा होगा कि वैसी की वैसी ही है। कोई एक जैसे कहते हैं ना कि सर इसमें एक लाइन उसने बदल दी, एक लाइन भी जो है अगर कहा जाए जो है वो नहीं बदली, वैसी की वैसी है। बस ये है कि उसको लिख अलग तरीके से दिया। जैसे पुराने सिलेबस में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान नहीं लिखा था शब्द, लेकिन आता तो था, इनमें से कौन सा प्रिंटर है, इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। यही तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान था, पहले भी आता था। इस बार उन्होंने कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। देखो ओल्ड सिलेबस में देखो, यहाँ पर ये वर्ड प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर सीधे इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी लिख दिया। इस वाले में उसने लिख दिया यार भाई साहब, ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि आपको आधारभूत ज्ञान। तो आज कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान मतलब वो तो आप पहले से ही पढ़ रहे हो, तो हम करेंगे ही करेंगे। हाँ,
पर एक चीज अच्छी बात आ गई कि चूंकि उसने एक शब्द ही प्रयोग कर लिया कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, तो नो डाउट अब हमको कंप्यूटर, जैसे एक कंप्यूटर आपके घर हो, आज से ये याद रख लीजिए, उसको दिन भर में कम से कम एक आध बार देखकर ये प्रश्न किया करो, यार ये चीज का क्या मतलब होता है, ये चीज कैसे काम आती है। बेसिक चीजें आपको, आप ये भी पूछेगा कि आपको किसी फाइल को कट कर रहा है तो कौन सी की दबाओगे, शॉर्ट की पूछ सकता, आधारभूत ज्ञान का मतलब ही होता है। क्योंकि जब आप ऑफिसों में काम करोगे तो कंप्यूटर के ऊपर निर्भर हो गए हम, ई गवर्नेंस मॉड्यूल के ऊपर आए। तो अब हमको जो है वो अगर कहा जाए कि ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर चीजें इस्तेमाल कैसे होती है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक, किसी भी ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर रखा होगा, उस कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर सप्लाई। पीछे एक पंखा, जैसे कभी लैप डेस्कटॉप देखे तुम लोगों ने, डेस्कटॉप यस के सर। पीछे जैसे चालू करो तो एक पंखा चालू हो जाता है, देखा होगा ना, पंखा एकदम तेज यस पंखे सर, की हवा छोटा आती है सा। पीछे। यस सर। वो पंखा काय का हिस्सा होता है? अब देखो कितना सरल, वो पंखा होता है एसएमपीएस का हिस्सा, कभी उसको निकालना, वो पूरी यूनिट होती है, ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई की। वो पंखा बंद, वो पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, दुकान वाला आपसे 1000-2000 रुपए ले लेता है, वो 500-700 रुपए की सप्लाई आती है। तो अब आपको ये पता चला कि अब मुझे वो कंप्यूटर, जब मेरा डेस्कटॉप रखा है तो उसको देख करके, हाँ वो पीछे, आज सभी के यहाँ डेस्कटॉप कभी ना कभी तो देखा होगा, पीछे यस से सर। यस सर। एक छेद छेद वाली जगह होती है, देखो मैं दिखाता हूँ। अरे वो अब पंखा हमको बदलने से भी काम हो जाता है सर। वही कह रहा हूँ ना कि ये तो दुकानदार के ऊपर है कि वो ईमानदार है कि नहीं। कई बार वो पंखा जो है वो क्या कहा जाए, उसका वायर ढल जाता है, देखो पंखा बंद मतलब ये कार के अंदर, जैसे कार का रेडिएटर का फैन बंद, यानी कार बंद, क्योंकि वो हीट करने लगेगी। तो एसएमपीएस कुछ है नहीं, वो अलग अलग तरह की पावर सप्लाईज का एक पूरा मॉड्यूल है, और चूंकि वो ही सिस्टम को पावर सप्लाई दे रहा है तो वो गर्म ना हो, इसलिए उसके पीछे एक फैन लगी हुई। तो आपने ये वाली फैन ऑलमोस्ट सबने जो है वो देखी होगी, है जो पीछे की ओर से दिखती है। इसको अब आपको ये पता हो, आज देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए था कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। एसएमपीएस का काम किसी भी कंप्यूटर के अंदर सप्लाई को जो है वो देना होता है, मतलब वो एक प्रकार से पावर सप्लाई को जो है वो अगर कहा जाए काम करता है। अल्टरनेट करंट को, चूंकि कंप्यूटर जो है वो अगर कहा जाए उसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं वो डीसी के ऊपर लगे हैं, तो अल्टरनेट करंट को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। जिसमें ये पावर सप्लाई फिट की जाती है उस डब्बे को क्या कहते हैं, इस डब्बे को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ, ये जो डब्बा है जिसमें ये पावर सप्लाई अंदर डाली गई है पूरा, ये मतलब जिस कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर ये पावर सप्लाई फिट करते हैं, वो डब्बे को क्या बोलते हैं? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू नहीं बोलते उसको, उसको सर बोलते हैं कैबिनेट। एटीएक्स। उसको क्या बोलते हैं? एटीएक्स। कैबिनेट। अब आप सोचो कि हमको यही नहीं मालूम है कि एटीएक्स और सीपीयू में क्या अंतर होता है, मतलब बुरा नहीं मानना है अपने को किसी को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक सर्किट है। एटीएक्स वो डब्बा है जिसको आप घर में देख रहे हो रखा हुआ है, ये है एटीएक्स के डब्बे, देखो ध्यान से, अगर कहा जाए एटीएक्स कैबिनेट टाइप कर लें अपन, ये ध्यान से देखो, यही डब्बे को देखा होगा आप लोगों ने, सबने दिख रहा है जी सर। आपके पास जो भी डेस्कटॉप होगा, इसका बाहर का कबाड़ा जो डब्बा ढक्कन जो है वो अगर कहा जाए, ये इसी में सब चीजें फिट होती है, इसको बोलते हैं एटीएक्स। ये एटीएक्स कैबिनेट है, ये ध्यान रखें, इसी में मदरबोर्ड फिट होगा, इसी में आपका प्रोसेसर फिट होगा, इसी में पावर सप्लाई फिट होगी, ये सब इसी में होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड, एटीएक्स का फुल फॉर्म होता है, जिसे पहली बार इंटेल नाम की कंपनी ने डिजाइन किया था, ठीक है, अपने प्रोसेसर के लिए, और वो आज ऑलमोस्ट सब चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। एटीएक्स कैबिनेट कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर में यूज होता है। अच्छी कंपनी का खरीदना है इस बार, ठीक है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है यहाँ पर, क्योंकि आप में से ज्यादातर की ये पिन ही खराब हो जाती हैं, सब जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है यूएसबी, ऑक्स की केबल नहीं चल रही है, होता है ना ये, क्योंकि क्या है कि खर्चा जो है वो सब पे करा, लेकिन एटीएक्स के ऊपर जो है वो खर्चा नहीं किया। सस्ती कंपनी दे दे भाई, थोड़ा अच्छी कंपनी का लेना। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये क्यों दिखाया, ये मैंने इसीलिए दिखाया कि अब आपको अपने, देखो टीचर तो पढ़ा रहा है और पढ़ाएगा, लेकिन बुनियादी ज्ञान के लिए खुद को भी, मैं तो इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज की क्लास से ही आप, ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ऐप पे रहेगी, आपके कोर्स मॉड्यूल में रहेगी, जब आप अप्रैल का पेपर दे दो क्रॉस चेक कर लेना, हम तो कह रहे हैं, ठीक है, आपको खुद ही समझ पड़ जाएगा, इसी से 2 4 5 क्वेश्चन तो फंसा दूंगा मैं, इसीलिए नहीं कि मैं फंसा दूंगा, इसलिए कि वो जो पूछ रहा है आप उसको समझना सीख लो बस। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यानी आज आपको बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसकी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स पार्ट सब पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आप जब अधिकारी बनोगे
और 1 बजे मान के चलिए आपके ऑफिस का कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, ध्यान समझना, 1 बजे बंद हो गया, और सीएम साहब का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है आपके साथ 1:15 पर, क्या 15 मिनट में आप कंप्यूटर इंजीनियर को बुला पाओगे? नहीं। ऐसी स्थिति में आप कहोगे ला खोल जरा कंप्यूटर, अरे फैन बंद है यार, बाहर टूटा हुआ फैन लगा इसका। और ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा इस क्लास के अंदर कंप्यूटर कई बार बंद होता है, लोग रैम निकाल के उसको कपड़े साफ करके लगा देते, चालू हो जाता है। बहुत यस सारी सर। केसेस में ये देखा गया। लेकिन कई लोगों को रैम ही नहीं मालूम होती कि रैम कहाँ लगी होती। आप में से कई लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते होंगे, तो जनरली कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा है या वो बार बार एकदम चालू बंद होता है, तो अपन रैम साफ करके लगाते हैं ना, एक रैम सॉकेट होगा, खोल लो उसको निकाल जी लो। सर सर, सर मैं SIMM। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो कह देता है दुकानदार, भैया इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर आ गई, इसके कारण जो है वो ये एकदम जो है वो अगर कहा जाए बार बार बंद हो रहा है। ब्लू एरर आते हैं रैम के, रैम में अगर कोई एरर आता है तो ब्लू एरर, ब्लू कलर की स्क्रीन होके बंद होता है। अब ये चीज आपको पता होगी, आपने तुरंत उसमें पंखा लगा लिया, चालू कर लिया, सीएम साहब का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया। इसीलिए ये सिलेबस डाले जाते हैं, व्यवहारिक बनना है। आखिरी जो है अगर कहा जाए यूनिट नंबर 10 के ऊपर आते हैं, यूनिट नंबर 10 यानी 10वीं यूनिट। अब 10वीं यूनिट बड़ी अनोखी हो गई, ध्यान समझना। उसने मतलब ये हमारे लिए, अगर आपको 24 का पीएससी क्वालिफाई करना है तो ये हमारे लिए अमृत है, क्योंकि ये जो 10-12 नंबर हैं ये उन बच्चों से आपको अलग करेंगे जो परंपरागत रूप से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नया अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी नौकरी, जॉब, प्रोफेशंस आदि के कारण। जैसे कई बार कहा जाता है, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि अभी इस बार एमपीपीएससी में एक बच्ची का जिसका जो है वो डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, वो ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई करके जो है वो अगर कहा जाए कहाँ अंडमान या कहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है, ठीक है। तो हम सोचे कि उसको अगर फिर से पेपर देना हो एक आइडियल केसेस में, तो वो ये यूनिट अपडेट नहीं करेगी क्योंकि वो तो ट्रेनिंग मॉड्यूल पे। तो आपको एक आगे बढ़ने का एक जो इनिशिएटिव वो यहां मिलेगा, ये आपके लिए फायदेमंद है। अब यहां पर उन्होंने क्या करा, 10वीं यूनिट में जनजाति, यानी अब हमारे सामने देखो जनजाति कल्चर से देखना, ध्यान से समझना। हम ऊपर से चले, ध्यान से देखना, मैं पहली यूनिट से इसको लेके आ रहा हूं वापस। यहां हम पहुंचे यूनिट नंबर 2, इसके अंदर मध्य प्रदेश की जनजाति, उनकी बोली, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का जनजातीय व्यक्तित्व 1 से 2 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के साहित्य संस्कृति 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें भी सेम सिलेबस है, सेम। और यही के ही सिलेबस आपको कहां डाल दिया उसने, यूनिट नंबर 10 में, यही के ही ये मध्य प्रदेश की जनजाति, ठीक है। अगर कहा जाए कल्याणकारी योजनाएं, जनजाति, बोली, संस्कृति, क्या वो यूनिट नंबर वहां ऊपर और यहाँ कोई अंतर है क्या? है क्या? नहीं। नो सर। यानी इससे सिद्ध है कि अगर आप इस यूनिट को तैयार करते तो आप 10 नहीं, कम से कम आप कितने क्वेश्चन तैयार कर लोगे पीएससी के लिए, एक तरफा 15 से 16, जो एग्जाम के अंदर डू एंड डाई होते हैं। 15 क्वेश्चन एक तरफा, अगर मान के चलो इस यूनिट के 15 में से 15 सही हो गए आपके, तो आप राजा हो, एग्जाम में कोई नहीं रोक रहा। तो हमको इसके ऊपर ज्यादा काम कर, अब इसके ऊपर काम कैसे करना है ये भी समझ लो। जनजातीय संस्कृति को जरूरी नहीं कि वो मध्य प्रदेश की ही जनजातीय संस्कृति पूछेगा, वो मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को किसी जो है अगर कहा जाए दूसरी जनजातीय संस्कृति से जो है वो जोड़कर पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए आज जो है 19 तारीख है, 19 जनवरी, पूरा देश राम में है, हर जगह इवेंट्स हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो भगवान राम से जुड़े हुए प्रसंग में आपको जो है वो अगर कहा जाए एक बड़ा अच्छा प्रसंग है सबरी की कहानी। ध्यान समझिएगा, मैं आपको जोड़ जोड़ के बताने की कोशिश करूँ। अब जल्दी जल्दी बताना, सबरी किस समुदाय से थी? सर कोल। ठीक है, मूल रूप से सबरी का संबंध था भील से, ठीक भील है, थी। मूल रूप से। आप कभी पढ़िए किसी भी गाइड को, अच्छी अच्छा जो है अगर कहा जाए, कोल लोग तो मानते हैं सबरी से अपना संबंध, लेकिन सबरी जो थी वो भील समुदाय की सवर जाति से आती थी। पढ़िए आप इंटरनेट पे ढूंढ, किसी ने नहीं पढ़ा? किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है ना सर, पढ़ा है सर। ठीक है। तो सबरी जो थी वो सवर जाति से थी, जो भीलों की ही एक जाति थी। यहां पर अगर कहा जाए उनका जो है वो अगर कहा जाए विवाह तय हो गया। अब आपको आ गया सबरी से भील, यानी हमारे मध्य प्रदेश की भील ट्राइब को हम सबरी से जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि प्रश्न करने वाला आपको सबरी की ही कहानी पूछ ले, तो आपको ये मतलब वैसे तो आपको पता होगी, नहीं पता हो तो आपको याद होगा कि भाई जो भील ट्राइब में कि कोई जो जैसे पहले के धर्म में पहले क्या होता था कि कोई अपने को शुभ काम करना हो तो अपन बलि देते थे। तो सबरी का जब अगर कहा जाए विवाह तय हुआ, तो उनके पिता ने कहा कि भाई अब हम बलि देंगे, पशुओं की बलि देंगे, जिससे कि कम से कम जो है वो ये विवाह अच्छा हो जाए। उन अब वो जो प्राकृतिक प्रेमी थी सबरी,
उनने कहा कि मेरे पिता जो है वो मेरे लिए बलि देंगे पशु की, तो मैं रुकी ना, सब जो है वो सबरी जो है वो जंगल चली गई, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ का, जहाँ भगवान राम ने भी अपना जो है कुछ समय व्यतीत किया। तो वो सबरी वहां चली गई। उस समय सबरी जो है वो अगर कहा जाए नाम उनका नहीं था, उनका नाम शमणा था, बाद में शबरी पड़ा। अब वहां चली गई, तो वहां जब गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषि जो है वो कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनमें से एक ऋषि थे मातंग ऋषि। अब ध्यान समझना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, एग्जाम की कहानी सुना रहा हूँ। मातंग ऋषि, और वो मातंग ऋषि को उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऋषि के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी कि मैं भील समुदाय से हूँ, तो ऋषि पता नहीं मेरी सेवा स्वीकार करें कि ना करें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऋषि की ऐसे ही सेवा करूं। तो वो सुबह सुबह उठती थी, जो ऋषि जिस मार्ग से नदी जाते थे वो पूरा साफ कर देती थी, वहां फलों को रख देती थी उनके जो है वो कुटिया के बाहर, फूलों को रख देती थी। ऋषि सोचते थे पता नहीं कौन है ये जो सुबह सुबह करती, बड़ा अच्छा काम करती। एक बार मातंग ऋषि का मन हुआ और उन्होंने देख लिया उनको, सबरी को। तो मातंग ऋषि ने कहा कि बेटा अब तुम जो है वो मेरे ही आश्रम में रहा करो, कुटिया में, कोई बुराई की बात नहीं है उसमें। अब वो वहां सब रहने लगी। जब वो वहां रहने लगी, तो जब मातंग ऋषि का जीवन का अंतिम समय आया, तो उन्होंने कहा कि तूने मेरी बहुत सेवा करी है, तो यहीं तुझसे राम मिलने आएंगे। तो इस कुटिया में जो पुरुष आए, तू मान लेना कि वो राम है। तो आप देखिए तपस्या क्या होती है, कि जब कुटिया में एक पुरुष, युवा पुरुषों में से जब आए, तो पहला कदम रखा है तो उन्होंने यही शब्द कहे थे कि राम तुम आ गए, यानी ये उनकी सबरी की तपस्या थी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाई कि आपको एंटरटेन करना है, मैंने इसलिए सुनाई कि आपको अब ये पता होगा कि मातंग जो है ऋषि का संबंध दंड कारण से है। दंड कारण छत्तीसगढ़ में बंद है। सबरी की कहानी को भील समुदाय से जोड़ना है, सबरी की कहानी को भील समुदाय से जोड़ना है। उनका वास्तविक नाम शमणा था, यहां पर अगर कहा जाए। तो अब हमारे सामने इतनी चीजें आ गई, अभी आपको ये आ जाए कि जो है वो अगर कहा जाए शमणा किसका नाम था, शमणा जो अगर कहा जाए किसका नाम था। वैसे तो इंटरनेट पे शमणा टाइप करेंगे तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, देखते। शमणा किसका नाम था, शमणा क्या, शमणा। अब देखिए ध्यान से ना, यही प्रश्न तुमको पीएससी प्री पूछ रही है, सेफ सोचो कि तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन है। पहली जो है अगर क्वेश्चन खुली, पहली, सबरी का असली नाम शमणा था, जो भील समुदाय से थी। सबरी का विवाह एक भील कुमार से जो है अगर कहा जाए हुआ। सबरी के पिता भील जाति के मुखिया थे, पहला अपने को मिला। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाए, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शमणा था। शमणा सबरी का ही दूसरा नाम था। तीसरा, सबरी शबरी का वास्तविक नाम शमणा था, यहाँ पर अगर कहा जाए। चौथा, शबरी राम की परम भक्ति, जिन्होंने राम को अपने झूठे भेर कराए। सबरी का नाम था, वे भील समुदाय की सबर जाति से थी। ठीक है, इतनी पूरी कहानियों में तुमको कहाँ कोल जाति दिख रही है लिखी हुई यहाँ पर? क्योंकि वो हमारे प्रोस्पेक्ट में ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में ये चीज पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये कहानी तो अभी आपको मालूम है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो बात यहाँ जो है, अब आपको जो ट्राइबल कल्चर पढ़ना है, वो ट्राइबल कल्चर केवल एमपी तक ही सीमित नहीं पढ़ना है। उस ट्राइबल कल्चर के बहुत सारे जो है वो अगर कहा जाए उसको हर प्रोस्पेक्ट में पढ़ना है। तो अब हम जो ट्राइब्स पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको जो ट्राइब पढ़ाऊंगा, जैसे पिछड़ी जनजातियां, तो हम जो है वो भारिया, सहारिया, अगरिया। अभी आप बताओ, भारिया जनजाति सुना ही होगा आपने, पातालकोट और उसके आसपास पाई जाती है। भारिया जो जनजाति है, वो जो है अगर कहा जाए रामायण काल के किस देवता की उपासना करती है भारिया? सर मेघनाथ। मेघनाथ। और मेघनाथ। मेघनाथ को वो वर्षा का देवता मानती है, जबकि जनरली अगर हम वेदों को पढ़ें तो पुरंदर यानी इंद्र वर्षा के देवता थे, पर वो मेघनाथ को वर्षा का देवता मानती है। मेघनाथ खंबा उनका पवित्र चिन्ह। तो आज आपको ये पता चला कि हमारे यहाँ जो भारिया ट्राइब है उसका संबंध मेघनाथ से है। मेघनाथ रावण का पुत्र था। ठीक है, भारिया जनजाति स्वयं को रामायण काल में सीता से भी जोड़ती है। कहते हैं कि जब सीता जी, ठीक है, पृथ्वी में समाई, तो वहां एक कुंड नुमा गड्ढा हो गया, गर्त। वही गड्ढे को भारिया जनजाति पातालकोट बोलती है। उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां से सीता जो है अगर कहा जाए गर्भ। भारिया जनजाति की एक कहानी जो है वो भस्मासुर से भी, कि जब भस्मासुर हुआ तो भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रख दे, देवताओं के पीछे लग गए भस्मासुर। तो जब भस्मासुर को भस्म किया गया, तो वो जिस जगह से पाताल में चला गया, वो जगह जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, तो भारिया जनजाति और कई जनजातियां स्वयं को असुर परंपरा से भी जोड़ती हैं, कई जनजातियां, आप देखिएगा। तो टेक्निकली अब ये प्रश्न आएंगे, अब ये किताब प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर वो तो मैं तो हूं, चिंता मत करो,
बट थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालो, इनकी स्टोरीज आती रहती है। जैसे ये सबरी की कहानी मैं नहीं पढ़ा था तब भी तुमको पता होना था। तो अब हमारे सामने ये है कि जनजातियों के संबंध में संविधान, ये वाला तो बेसिक है, कोई भी बच्चा कर देगा, किसी भी गाइड किताबों में होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति में से एक पूरा, हाँ बेटा। सर कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे आप तो दैनिक भास्कर पढ़ लो यार, मैं तो दैनिक भास्कर ही पढ़ता हूँ। बट प्रेफर करने का शब्द का मतलब है, दैनिक भास्कर पढ़ो पर कंसिस्टेंसी से पढ़ो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो पर निरंतरता से पढ़ो। आप आज आज 19 तारीख है और अभी सुबह का 6:51 हो रहा है सुबह का, क्योंकि हमारी क्लास 5:30 शुरू हुई थी। आपको यहाँ टाइम दिख रहा होगा नीचे सबको। आप यस सोचिए सर। मैं आपसे कितना पहले पढ़ के बैठता हूँ। जब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आज ही के दैनिक भास्कर में ये कहानी आएगी सबरी की और निषाद राज की, कि जनजातीय परंपराओं से जुड़े 3 लोगों की कथाएं सुनाई जाएंगी मध्य प्रदेश में, जिसमें से निषाद राज की कहानी। ठीक है, निषाद राज आपको मालूम है, निषाद राज प्रयागराज जो जगह थी, वहां वहां के जो है वो राजा थे निषाद। आज ही अभी क्लास खत्म होगी, आप देख लीजिएगा। अभी यही मेरे मोबाइल में खुला हुआ, आप कहोगे तो मैं 1 सेकंड में दिखा भी दूंगा यहाँ से। तो मैं जब सुबह देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, अब इन चीजों को जो है वो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार जो है अगर कहा जाए इवेंट सेलिब्रेट कर रही है और कहानियां सुना रही है। यहाँ पर देखो, मैं यही स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अभी 6:51 हो रहे हैं, सर मैंने मैंने आपको चैट पे भेज दिया है। चैट पे, जैसे इस बच्चे ने चैट पे भेज दिया, देखो वेरी गुड। बस यही स्मार्टनेस है। देखें अपन, अब ये देखो आज ही का पेपर है ना, कि कब का ये आ गया यहाँ पर 19/1, आज 19 तारीख है और हम इस पेपर से ज्यादा अपग्रेड हैं, क्योंकि अभी हम सुबह के 6:52 पे हैं, पेपर अपलोड हुआ ही है। और हमको ये पता है क्या लिखा, मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति लीलाओं का अयोध्या में होगी राम राम। 20 से 22 जनवरी को हनुमान, निषाद राज और माता सबरी के चरित्र का होगा, ठीक है, मंचन। तो यहां पर अब आपको क्या समझ पड़ गया, कि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार अगर सबरी माता का चरित्र चित्रण बता रही है, निषाद राज का बता रही है, तो क्या मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि निषाद राज कहाँ के राजा थे? क्या मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि जो निषाद राज थे उनकी मतलब अगर कहा जाए कि कैपिटल क्या थी, कैसे वो जो है अगर कहा जाए शासन किया करते थे? क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए? अब मुझे ये चीजें पता होना चाहिए कि निषाद राज का संबंध आज के प्रयागराज से, जहां गंगा यमुना से मिलती है, उसी जगह से थी। वो केवट थे भगवान राम के, उनको परम सखाओं में से एक जो है वो माना जाता है हमेशा। यहाँ ये जो अभी एक बच्चे ने पूछा ना मैं कौन सा, अरे दैनिक भास्कर ही पढ़ लो यार। बट ऐसे पढ़ लो जैसे आपको जो बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले दृश्य में सबरी रानी है जो ईश्वर की भक्ति करना चाहती हैं और राजा ने उन्हें रोक दिया, इस कारण वे गंगा में प्राण त्याग देती। दूसरे में सबरी का दूसरा जन्म है, गिरिवन में भील समुदाय को कन्या सबरी गंगा में मिलती है, किसी किताब में नहीं मिल सकता। पीएससी का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, समुदाय युवावस्था में विवाह की तैयारी करता है, लेकिन जानवरों की बलि। अभी आपको आश्चर्य होगा, ऐसा नहीं कि मैंने इसको देखकर आपको कहानी सुनाई, मैंने तो बड़ी कहानी सुनाई, इसमें तो इतना ही लिखा। ठीक है, यहाँ पर और सबरी जो है वो मतंग ऋषि जो है वो मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचती है। अगले दृश्य में राम और सबरी का मिलाप। कितना सुंदर प्रसंग का वर्णन, और कितना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आज हमको मतलब 2 क्वेश्चन तो यही मिल गए कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो है अगर कहा जाए कि किस जो है वो राजा का शासन था, तो निषाद राज का। ठीक है, यहाँ पर और निषाद राज की अभी, अच्छा चलो अभी कोई एक आध देखे तो किसी का नॉलेज थोड़ा बहुत अगर हो, निषाद राज की कैपिटल क्या थी? मतलब उस राज्य का नाम क्या था जहां वो रहा करते थे? उस राज्य का भी एक नाम था, उनकी कैपिटल थी, क्या था वो? कोई बात नहीं, उसका नाम था श्रृंगवेरपुर। उसको क्या बोलते थे? श्रृंगवेरपुर। तो कोई पूछे क्या नाम है प्रियंक, एक श्रृंगवेरपुर का स्क्रीनशॉट ढूंढ के दो इंटरनेट से, यहाँ पर अगर जी कहा जाए तो श्रृंगवेरपुर के जो है अगर कहा जाए, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर नाम की एक जो है वो पौराणिक जगह है। ये प्रश्न तुमको पूछेंगे, अभी तुम सोचो कि तुम कुएं के मेंढक है ना, सहारिया भारिया बेगा, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, यानी लिमिटेड से ज्यादा नहीं बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमको विस्तृत चीजों के ऊपर जाना है, यानी आज हमारे सामने ये पूरी स्टोरी हमको पता चल गई। यानी हम तो कहते हैं कि बढ़िया आप सिंपल दैनिक भास्कर पढ़ो यार, बढ़िया, और कोई पेपर पढ़ने, इतना ज्ञान है इन पेपरों में कि आपको कुछ भी जो है वो अगर कहा जाए पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आज सोचो यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए एक सबरी की कहानी होगी, दूसरा निषाद राज के बारे में हमको एक बुनियादी बात अब पता चल गई। यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि निषाद राज केवट जो है वो नदी पार उतरते समय केवल जो है वो उतराई
और अगले दृश्य में श्री राम चित्रकूट होते हुए पंचवटी पहुंचे। ये सब जो है वो मध्य प्रदेश शासन जो है वो करा रहा है यहाँ पर। तो अब जब सरकार करा रही है, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर तो आपको समझना चाहिए कि इसका क्या जो है वो महत्व होगा, कैसे होगा, कितनी बुनियादी जो है वो बात होगी यहाँ पर, ये आपको पढ़ना है। तो इस तरह से कर लोगे तो जो है वो अगर कहा जाए ये आ जाए। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ बेटा, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बता दे। श्रृंगवेरपुर, ये या तो अपन ने थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख लिया, ये आ गया। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? अब देखो प्रश्न क्या क्या मिल रहा है। श्रृंगवेरपुर धाम, श्रृंगवेरपुर कहाँ है, श्रृंगवेरपुर का राजा कौन था, श्रृंगवेरपुर की कहानी। हमने एक टॉपिक खोल लिया, श्रृंगवेरपुर का राजा। तो हमको पता चला कि श्रृंगवेरपुर के राजकुमार निषाद राज से भगवान राम की गहरी मित्रता थी। निषाद राज के जो है वो किलों के अवशेष अब भी यहाँ खंडर के रूप में मौजूद हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास का आदेश हुआ तो राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत राम, लक्ष्मण और सीता को रथ पर यहाँ तक छोड़ने आए थे। अब ये एबीपी न्यूज का एक पूरा आर्टिकल अपने को दिख रहा है। तो यहाँ निषाद राज से जो है अगर कहा जाए कि कहानी, अब यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है। श्रृंगवेरपुर के राजा थे, उनका नाम गुहा राज्य था। वह कोष्टक में क्या लिख रहा है, वह कोष्टक में क्या लिख रहा है, आदिवासी। अब यहाँ पर अभी सोचो, अब ये आर्टिकल अब पकड़ में आया, जो अभी अपन ने ये जो चैट में ये फोटो देखा, अब समझ में आया कि क्यों लिखा उसने। अब तो क्लियर हुआ कि Yes, मध्य sir, प्रदेश हुआ सरकार लीला। क्यों सेलिब्रेशंस के ऊपर काम कर रही, क्यों बताना चाह रही यहाँ। तो ऐसी चीजें अगर हम करेंगे ना, तब जाके कहीं ये जो है वो सिलेबस अपना जो है वो पकड़ में आएगा। तो इसमें ज्यादा नहीं, ये जो 10वीं यूनिट है, मुश्किल से आप ये मान के चलिए अगर हमने 5 लेक्चर करे तो 15 नंबर का 5 लेक्चर, ज्यादा भी मैं नहीं बोल रहा, 5 लेक्चर में आपको ट्राइबल कल्चर करा दूंगा नेक्स्ट वीक में। अभी सबसे पहले यही करा के खत्म करो, जैसे कि आपको बात का जो है टेंशन ना रहे। तो ये पूरा जो जितना भी ट्राइबल कल्चर वाला है, ये अपन एक पूरा यूनिट अलग से बना के देखो। लोक संस्कृति साहित्य तो ऑलमोस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं सभी लोग। जनजातीय व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। अब हमको केवल जो है अगर कहा जाए इसको और डीप तरीके से पढ़ना है। विशेष पिछड़ी जनजातियां, बेगा, भारिया, सहारिया को और अच्छे से पढ़ना है। घुमंतू जनजातियां, जनजाति कल्याण के लिए योजनाएं, ठीक है। तो अब जैसे अगर कहा जाए विशेष पिछड़ी जनजातियों में, अभी हमने भारिया जनजाति के बारे में पता कर लिया है कि साहब उनका संबंध मेघनाथ से है, मेघनाथ खंबे से है, पातालकोट में रहती थी, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें हमको, तामिया के आसपास का क्षेत्र भारिया जनजाति की बहुलता से जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो आपको पंच होंगे या एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे, इतना अपने को याद रखना। ये पहला, ये अभी अपने प्री का मॉड्यूल देखा पूरा, मींस का तो भी अपने को मॉड्यूल अलग से देखना है। इतनी कहानी में कुछ भेजा है क्या यहाँ पर? हाँ, वो किसी बच्चे ने लगा अलग से फोल्डर बना दीजिएगा यूनिट 10 के लिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, अलग से ये सब अपन रीअरेंज कर देंगे। जो तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल है ना प्री का, उसमें अपन रीअरेंज कर देंगे। प्री या मेंस में रीअरेंज का मतलब है कि जो चीज जहां है वहां कट करके वहां डाल देंगे। अभी उसको फिर से सिस्टमेटिक तरीके से डाल देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट बहुत सारी चीजें हमको रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, हमको जो है वो, ठीक है, रीस्टोर करना पड़ेगा। रीस्टोर का मतलब हमको फिर से पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। यानी अब हमको जो पिछड़ी जनजाति, घुमंतू जनजातियां, अभी हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू जनजाति के लिए अलग से डिपार्टमेंट ही है, ठीक है। अलग से पूरा एक जो है अगर कहा जाए घुमंतू, यहां पर आप टाइप करिए ये MP विमुक्त घुमंतु घुमंतू विमुक्त जो अगर कहा जाए, यस सर। एवं अर्धगमन। ठीक है। यहाँ पर इतना ही कर लें तो इतने से ही लिंक आ जाएगा ये आगे। तो ये आपको दिख रहा है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग, ये अलग से एक पूरा जो है वो डिपार्टमेंट है। हम अबाउट अस पे गए, ये आज हो गया। पहला प्रश्न तो गिफ्ट हो गया सबको कि भारत के हृदय प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति को विकास कल्याण हेतु मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 22 जनवरी 2011 द्वारा पृथक विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का स्थापना की गई। पहले ही क्वेश्चन आ रहा है, पक्का रख लो, आज हो गया तैयार कि भैया जो है वो अगर कहा जाए हमने इसका गठन जो है वो 2011 में किया था। क्या क्या काम करेगा वो तो अभी हम जब आगे बात करेंगे। तो अब हमको ये बात समझ पड़ गई कि हाँ घुमंतु है ना, एक जगह कौन सी ट्राइब है जो एक जगह रुक नहीं रही, स्थायी जो है वो अगर कहा जाए जीवन व्यतीत नहीं कर रही इधर उधर, तो उनके लिए इसलिए क्योंकि जो जनजाति एक अगर जगह मतलब रुकती नहीं, उस जनजाति के कल्याण के लिए जो सरकार योजना चलाई उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जो अगर कहा जाए कि भाई हमको इम्प्लीमेंट, जैसे मान के चलो जनजातीय बच्चियों के लिए हम एक आकांक्षा योजना चला,
कि वो नीट का एग्जाम तैयार करे, यूपीएससी का तैयार करे, क्लैट का एग्जाम दे, इसके लिए हम जो है वो अगर कहा जाए आकांक्षा है। अब कोई ट्राइबल अगर कम्युनिटी है वो एक जगह स्टैटिक लाइफ नहीं जी रही है, तब जो है वो हम क्या करेंगे, कैसे उनको जो है वो मतलब हम कैसे बताएं कि वो योजना चल रही, उन तक पहुंचे कैसे। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार को लगा कि हमको जो है वो अगर कहा जाए घुमंतु मतलब जनजातियों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाना चाहिए, जो उनको उनकी योजनाएं, उनके विकास, उससे जुड़ी मुद्दों तक जो है वो को समझाने के लिए काम करे। इस तरह से हमारे पास ये बात नहीं कर पाई, तो जनजातीय कार्य विभाग से अलग हमने एक जो है वो पूरा के पूरा सेपरेट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में कई तरह के डिपार्टमेंट, आदिम जाति कल्याण अलग काम कर रहा है, घुमंतु जनजाति के लिए अलग काम कर रहा है, जनजाति कार्य जो है अगर कहा जाए विभाग अलग काम कर रहा है, सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब हमको ये चीजें इस नजरिए से पढ़ना पड़ेगी। तो ये एक आपके लिए बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से फायदेमंद चीज हो गई। मुझे भी लगा कि अगर कोई लेक्चर 7 या 8 लेक्चर पढ़ने से अगर 15 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, मुश्किल से हफ्ते भर पढ़ाऊंगा आपको अभी ये 22 तारीख के बाद, एक हफ्ते में 15 क्वेश्चन, यानी यूनिट 1 और यूनिट वहां, और मेंस में भी 15 से, मतलब मेंस में भी आना ही है ये तो, क्योंकि जब आप मेंस के सिलेबस में भी जाओगे उसमें भी यही मॉड्यूल उन्होंने जो है वो फॉलो करा, वहां भी आएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी कि जैसे कल जब ये सिलेबस आया तो कुछ बच्चों ने ग्रुप पे भी मैसेज किया था कि अरे बाप रे, सिलेबस में क्या तो बदलाव कर दिया, ये कर दिया। अभी आप ध्यान से देखो, टेक्निकली सिलेबस में कहीं कोई बदलाव नहीं, सिलेबस और बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक और रीअरेंज कर दिया और सरल और सहज कर दिया कि अब हमको ये मालूम है कि यार हमने G20 करंट के लिए पढ़ा तो हमारे सब्जेक्ट में भी है, आसियान करंट के लिए पढ़ा तो हमारे सब्जेक्ट में भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास जो लक्ष्य है वो करंट के लिए पढ़ा तो हमारे सब्जेक्ट में भी है। यानी अब हम करंट को पढ़ रहे हैं तो हमारा कोर सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है, जो पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब है। पहले तो जैसे G20 पढ़ रहे थे, लगते थे अरे यार करंट अफेयर्स का आएगा नहीं आएगा, अब लग रहा है कि नहीं यार, G20 तो कोर सब्जेक्ट में भी है, एमपी की जो अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में भी है, तो आएगा ही आएगा। फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कहा जाए उन्होंने कोर सब्जेक्ट में डाल दिया तो आएगी। अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आएगी आएगी, क्या फॉरेन पॉलिसी है, कैसी बनेगी, क्या हमारी जो है वो पड़ोसी देशों के प्रति नीतियां हैं, अब हम इनके ऊपर डिस्कशन भी अच्छे से करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये सिलेबस मतलब ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आई इसको देखकर कि आपने कम से कम थोड़ा सा समझदारी दिखाते सर हुए। हाँ जी बेटा। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दिया है। यस सर, देखो मैं भी वही पूछने वाली थी। पहले चीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हटाया है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हटाया है, पहले समझ लो। यहाँ पर उसको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ जाए, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ जैसे आप ये गए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, यहाँ पर पर्वत, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इतना ये टॉपिक था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, नए वाले में जो है अगर कहा जाए कि भारत के भूगोल में उसने ये लिखा पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, झीलें, जलवायु, अलिनो, लालिनो, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, खनिज, अब ये लिखा। अब क्या इसको हम, आप कभी भारत का ज्योग्राफी पढ़ो, 7th क्लास का पढ़ो, उसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज की भी बात है ना। देखो ध्यान से समझो, मैं तुमको इस चीज को दूसरे नजरिए से समझाता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हटी, एग्जैक्टली उसके शब्द को बस हमने जो है वो हटा दिया। ये हम चले गए एनसीईआरटी पर, ये हम चले गए बेसिक, हम जो है वो अगर कहा जाए 7th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर चले गए यहाँ पर। अब आप देखो 7th क्लास की एनसीईआरटी में आपको एक टॉपिक है, ठीक है, खनिज, बिजली संसाधन और मानव संसाधन, उद्योग। जब हम खनिज बिजली संसाधन पढ़ते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा यहाँ पर, तो इन संसाधनों को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको खुद ही आंसर मिलेगा। इन संसाधनों पर हम नीचे जा रहे हैं, क्या 7वीं क्लास में इसने इनको जगह नहीं दी? विश्व में लोहे का कहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है कि विश्व के संसाधन लिखा है ना बच्चे को 7th क्लास में, ठीक है। तो आपको बुनियादी रूप से ये तो पता होना चाहिए कि दुनिया में तांबा चिली में होता है, कॉप जो है अगर कहा जाए सिल्वर जो है वो मैक्सिको में होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है कि उत्तरी स्वीडन में लोह अयस्क, ठीक है, ओंटारियो कनाडा में तांबा निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड है। बुनियादी रूप से ज्योग्राफी के अंदर जो मिनरल होते हैं, उन मिनरल्स को आपको इंडिया वर्ल्ड के साथ तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये सब बेसिक्स 7th क्लास में है, सोचो यहाँ पर अगर कहा जाए 7वीं क्लास की एनसीईआरटी के अंदर ये चीज डली हुई है। तो हम ये कहें कि उसने हटा दिया तो नहीं, पहले भी आते थे क्वेश्चन, आज भी आएंगे।
ठीक है, यहाँ पर हालांकि एक या दो क्वेश्चंस की वेटेज रहती है, तो वो एक या दो क्वेश्चन की वेटेज हमको तैयार होना, मतलब इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। इस क्लास में सबको पता होना चाहिए कि अभी अगर मान के चलिए हवाई आइलैंड पे कोई वॉल्केनो एरप्चर हुआ तो वो कहाँ है, ये हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको करंट से भी लिंक करोगे और सब्जेक्ट से भी लिंक करोगे, दोनों से। तो वो तो दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि अब हट गई, क्योंकि अगर मुझे आपको पर्वत पढ़ाना है, मुझे आपको पहाड़ियां पढ़ाना है, पठार पढ़ाना है, नदियां पढ़ाना है, तो मुझे उसके सिद्धांत पढ़ाने पड़ेंगे। आज सोचो मैं पर्वत पढ़ाऊं, अगर सपोज मैं मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ूं, क्या मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा फोर्स ऑफ टेंशन क्या होते हैं? क्या मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि ग्रेवन क्या होता है, फॉल्ट क्या होते हैं, हॉर्स्ट क्या होते हैं? बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? नर्मदा एक ग्रेवन वैली में से बहती है, राइट और रॉन्ग? बहती है, यस सर। गॉर्ज बनाती है। जी सर। तो अगर मुझे नर्मदा को पढ़ाना है तो मुझे ग्रेवन बताना पड़ेगा कि ग्रेवन क्या होता है, कि फोर्स ऑफ टेंशन यानी जो खिंचाव बल है उसके कारण जो है वो बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, दरार। उस फॉल्ट के हिस्से को ग्रेवन कहा जाता है, उसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक है, वहीं से होके नर्मदा बह रही है, तो नर्मदा ग्रेवन का निर्माण कर रही है। तो मुझे ज्योग्राफी में पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो बात यह है कि वो तो करना ही पड़ेगा, उसको अपन सोचे कि नहीं करें तो बेबुनियादी। यहाँ ठीक है। हाँ, और किसी के मन में कुछ और जो है वो इच्छा, जिज्ञासा, उत्साह? 60-70 लोग हो अभी कम से कम क्लास के अंदर, इतने सारे कुछ भी पूछ सकते हो। सर हम्म। सर वो जो आपने ऐप में प्री के पहले वीडियोस डाले थे, एक्चुअली मैं अभी नया कनेक्ट हुआ था, तो मैं हम्म। इतिहास एमपी हिस्ट्री पढ़ रहा था सर इसमें। हम्म। तो उसमें कुछ चेंजेस करना है क्या नए लोगों के लिए, या नहीं नहीं फिर नहीं, आप कोई चेंजेस नहीं करना, वो बनाएंगे तो सर? हम कर देंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो हमारी जिम्मेदारी हो तुम लोग, हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे। जो कंटेंट है उसको रीअरेंज करना है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, रीअरेंज करना है। और ऐसे भी मैं आपको बुराई की बात नहीं है और अच्छाई की बात भी नहीं, आपको मैंने पढ़ाया है। साल भर पहले भी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मैंने इसी मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाया, मैं कभी ये नहीं सोच के पढ़ाता कि यस सिलेबस में सर। क्या रहेगा, कभी भी सिलेबस सोच के नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो आज अगर मैं यूट्यूब, अभी आप सोचो, बहुत सिंपल सी बात, मैंने ईयर एंड रिव्यू पढ़ाया है। ठीक है, 4 दिन पहले अपन ने यूट्यूब पे डाली थी ना ईयर एंड रिव्यू की क्लास, जो ली यस थी अपन सर। ने सुबह, उसमें अपन ने एमपी की ट्राइब का पूरा डेमोग्राफी पढ़ाई, आ गई सिलेबस में डाल दी उन्होंने। ठीक है, आप तो यहां से चेक करो कि जब हमने 8 दिन पहले, ये तो सिलेबस 18 तारीख को हुआ, हम 8 दिन पहले जो है वो अगर कहा जाए इस चीज को ले चुके हैं। आज वो ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है वो जनजातियों से संबंधित पूरे भौगोलिक विस्तार, आंकड़े, प्रावधान, हमने 8 दिन पहले ये चीज जो है वो एक ईयर एंड रिव्यू के अंदर डाल दी कि हाँ मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की बसाहट कहाँ है, कैसी है, किस जगह कितनी ट्राइब्स पाई जाती हैं, वो सब यहाँ पर। तो हमको तो उसी नजरिए से पढ़ना, हमको तो उसी नजरिए से पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ और चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बस ये है कि उनको अलग अलग जगह हम अरेंज करके अलग अलग रख लेंगे यहाँ पर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हम्म। जैसे आपका जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है, और जैसे आप यूनिट 10 की बात कर रहे हैं अभी, वो पढ़ना है, तो क्या आप अलग से फीस डिसाइड करके दे सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो? वो देखेंगे बेटा, अभी उस पर कुछ नहीं कर सकते, पर इस बैच में तो अभी जितने भी बच्चे हैं कोर्स वाले ही आए, कोई भी मेरे हिसाब से बाहर वाला बच्चा नहीं होगा इसमें। नहीं सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मैं ऐड थी आपके में, इसमें ऐड नहीं हूँ प्रीलिम्स में। अगर हो सके तो प्लीज हाँ, सोचिएगा वो आप, वो अगर देख लेंगे, पॉसिबल बड़ा हो इशू सके तो। करा देंगे, ओके बड़ा सर। इशू नहीं है उसमें, कोई बहुत ओके इशू सर, नहीं है, थैंक दस यू सर। बारह लेक 15 लेक्चर का एक मॉड्यूल बना देंगे, देखेंगे, कर देंगे, हाँ बहुत जी, इशू हाँ नहीं। जी, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, और बताइए, और किसी के दिमाग में कहीं कोई प्रकाशन, मध्य प्रदेश के प्रकाशन, मध्य प्रदेश के संग्रहालय सब पढ़ा देंगे आपको, चिंता ना करना बिल्कुल सर यहाँ यूनिट पर। फर्स्ट का पॉइंट हम्म। नंबर 3 एक्सप्लेन कर दें। क्या बेटा, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। यूनिट फर्स्ट का पॉइंट नंबर 3। यूनिट फर्स्ट का, ये हम चलेगा यूनिट फर्स्ट का पॉइंट नंबर 3, ये ये बोल रहे हो? यस सर, यही बोल रहे हैं शायद। बेटा ये तो पिछली बार भी सिलेबस में है ना। कला प्रारूप वाला, कला प्रारूप। हाँ, तो कला प्रारूप तो पुराने सिलेबस में भी तो है, कला प्रारूप। सर वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोला था पहले शायद। तो ये, अरे तो ये यहाँ पर भी तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही है। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। ये पिछले ऊपर सर सिलेबस में भी तो भारत क्या। का लिखा है ना सर, इसलिए वो भारत। सर कंफ्यूज। भारत है ना, इसलिए। अरे अच्छा, ये जो है अगर कहा जाए भारत की संस्कृति कला प्रारूप, तो उसमें क्या है यार, जो है वो अगर कहा जाए, क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि साकेत किसने लिखी?
क्या तुम्हें, चलो अभी 2 मिनट में करा देते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं साकेत किसने लिखी, कितनी कालजयी जो है वो रचना है। आज पूरा जो है अगर कहा जाए अयोध्या जो है अगर कहा जाए राम में है, तो क्या हमको साकेत रचना का जो है अगर कहा जाए लेखक नहीं पता होना चाहिए? क्या हमें प्रेमचंद की रचनाएं नहीं पता होना चाहिए? क्या हमको जयदेव का गीत गोविंद याद नहीं होना चाहिए? भगवान कृष्ण के एक एक भजन जयदेव के गीत गोविंद के ऊपर टिके हुए हैं, क्या हमको नहीं पता होना चाहिए? ये साहित्य, भारत का साहित्य का मतलब है कि वो समृद्ध साहित्य जो प्राचीन से आज तक हमको पहचान दिला रहा। प्राचीन मध्यकाल का तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन से मध्यकाल तक का तो, आधुनिक काल तक का तो हम ऐसे भी पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे भवानी प्रसाद मिश्र, हम पढ़ते थे शरद जोशी, बालकृष्ण सर्वा नवीन, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आपको जो है वो महाश्वेता देवी पढ़ना पड़ेगा, 1084 की माँ, कैसे नक्सलवाद के ऊपर इतनी कालजयी रचना लिखी, ठीक है, यहाँ पर। अब आपको जो है वो पिंजर पढ़ना पड़ेगी, अमृता जो है अगर कहा जाए जो है वो प्रीतम की रचना। अब आपको जो है अगर कहा जाए कि मधुशाला के बारे में पता होना चाहिए, मिलन यामिनी के बारे में पता होना चाहिए, कालजयी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अब आपको जयशंकर प्रसाद की कामायनी के प्रसंग पता होना चाहिए कि कामायनी कितना जो है अगर कहा जाए सुंदर लिखा गया। अब पहले नहीं, ये यहाँ पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि साकेत का प्लॉट क्या। मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत लिखी, राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त, तो साकेत में उनने किसका प्रसंग किया? उन्होंने कहा यार पूरी रामायण में एक महिला जिसने सबसे ज्यादा कष्ट भोगे, कभी उर्मिला। उसकी चर्चा किसी ने नहीं करी, वो थी उर्मिला। सोचो यार, राम और सीता के साथ लक्ष्मण तो चले गए 14 वर्ष, लेकिन वो तो उसके पति के वियोग में 14 वर्ष रही। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है, सीरियल वालों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उर्मिला का चित्रण जरूर करते, पर नहीं करे? ये चित्रण किया मैथिली शरण गुप्त ने, उसको जो है वो अगर कहा जाए उनकी यशोधरा कालजयी भी, रचना ने। क्या बेटा? यशोधरा भी है एक उनकी हाँ, रचना। वही तो कह रहा। तो आप जब देखोगे तो आपको ये बात समझ पड़ेगी कि हाँ, यहाँ पर अब हमको मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हमको पढ़ना, जैसे अब किसी बच्चे ने यशोधरा कहा, तो हमको यशोधरा, यशोधरा महात्मा बुद्ध के जो है अगर कहा जाए उससे भी जो जोड़कर जो है वो उन्होंने इसका प्रसंग जो है वो जोड़। अभी आप पढ़िए यशोधरा के, राजकुमारी यशोधरा की कहानी पूरी, तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने जो है अगर कहा जाए कि कैसे उसको कालजयी जो है वो बना दिया। तो अब पहला तो ये साहित्य हो गया, यानी आपके दिमाग में आ गया कि भारत की संस्कृति साहित्य के अंदर जो है वो हमको ये चीज पता होना चाहिए। दूसरा कला प्रारूप। कला प्रारूप का मतलब है कि आर्ट फॉर्म में जो है वो इंडियन आर्ट फॉर्म, तो इसका सबसे अच्छा मेरे तो, मैंने पहले पढ़ाता था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी सबको मैंने बीच में छोड़ दिया। देखो मैं आपको अपना हैंड रिटन फाइल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं गया, ये मेरे डायग्राम नोट्स पे, ये आर्ट एंड कल्चर, ये मैंने इतने पढ़ाए हैं बच्चों को, हर स्टेट के कला साहित्य। ये देखो ये आर्ट एंड कल्चर पर ये मेरा हैंड रिटन है, देखो ये आपको पढ़ा दूंगा कहोगे तो सबको। कर्नाटक का पूरा आर्ट एंड कल्चर है इसमें, कर्नाटक की म्यूजिक, ठीक है, अगर कहा जाए यहाँ पर ये पूरा कर्नाटक का आर्ट कल्चर, पूरा कर्नाटक में कौन से डांस हैं, म्यूजिक हैं, कौन से टॉयज हैं, कौन सी स्किल है, जीआई टैग किसको मिला, कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं, पंजाब का आर्ट एंड कल्चर ये आ गया, डांस कौन से हैं, म्यूजिक कौन से हैं, फेयर फेस्टिवल्स कौन से हैं, टूरिज्म के लिए कहाँ जाएं, हरियाणा का आर्ट एंड, ये सब मैंने पढ़ाए हैं पहले, ठीक है। मैं जब पहले पढ़ाता था बच्चों को तो पढ़ाता था, पर चूंकि मैंने देखा, ये पुरानी फाइल है, ये 2018-19 की फाइल होगी मेरी, तो मैंने देखा कि अब ये क्वेश्चंस आने बंद हो गए। अभी उन्होंने अच्छा करा, उनको लगा कि यार रघुवंशी जी ने पढ़ा है, उनने फाइल भी बनाई है हाथ से अच्छी, तो सर को जो है वो थोड़ा सही सर आपसे डिस्कशन किया लगता है सर। हो। मैं तुम लोगों को ये फाइल शेयर भी कर दूंगा, तुमको शेयर करने से अच्छा है कि मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। शेयर यहाँ भी पर कर अगर कहा जाए, दीजिएगा, पढ़ा भी दीजिएगा। अब जैसे अब मैं तुमको जैसे यहाँ पर ब्लू पोर्ट जो है अगर कहा जाए ये सब पढ़ा दूंगा, कि भाई साड़ी जो है अगर कहा जाए कि कोटा दरिया जो है अगर कहा जाए कि कहाँ की फेमस है, थेवा आर्ट जो है वो कहाँ का फेमस है, ये सब जो है अगर कहा जाए आपको मैं करा। ये वो कहना चाह रहा है, क्योंकि देखो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो कम से कम आपको हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, सामने लिखा हुआ है थेवा आर्ट, इस क्लास में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने अपने जीवन में थेवा आर्ट ना देखा हो, लेकिन वो विजुलाइज नहीं कर सकती उसको, क्योंकि सर मेरे पास तो है पर मुझे नाम ही नहीं मालूम कि इसको थेवा बोलते हैं। देखो ध्यान से, इस खासकर लड़कियां, लड़के तो पहनते नहीं। अभी आप लड़कियां कहेंगी सर मेरे पास तो है सर, ये वाली ज्वेलरी तो मेरे पास है सर, मैंने देखी है, देखो है, राइट और रॉन्ग, देखा है कि नहीं देखा? यस सर। ये थेवा आर्ट कहलाता है, राजस्थान की पहचान है ये ज्वेलरी फॉर्म राजस्थान की जो है अगर कहा जाए पहचान माना जाता है, वहां से इसकी आइडेंटिटी खड़ी हुई। जब आप प्रतापगढ़ जाओगे, राजस्थान में एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़,
और प्रतापगढ़ हमसे लगा ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब आप जहां से आप मध्य प्रदेश से जाओगे तो बाया जब आप राजस्थान एंटर होते हो तो उदयपुर प्रतापगढ़ जो है बांसवाड़ा वाले जिले जो है वो हमसे बहुत नियरेस्ट है। उस पूरे बेल्ट के अंदर थेवा आर्ट बहुत फेमस है, लोग राजस्थान जाते तो लेके भी आते हैं इसके वो जो। पर प्रॉब्लम ये है कि इस क्लास में हर गर्ल्स के पास ये होगा नेकलेस इस तरह का, बट उसको पता ही अब नहीं है सर कि ये थेवा आर्ट। गोल्ड ज्वेलरी में ऐसे ही तो पेंडल बना रहे हैं ये एम्पी में सर भी। डिजाइन देकर, ये सर बोले राजस्थानी कल्चर दे रहे हैं। तो अब सोचो, यूनिक क्वेश्चन हो गया, यूनिक क्वेश्चन हो गया ना तैयार। यहाँ पर ये मैं करा दूंगा, यहाँ पर ये हो गया थेवा आर्ट, आपका ये क्वेश्चन ही तैयार करा दिया। अब आप पढ़ लो, जब दोनों पदार्थ सोना कांच परस्पर जुड़कर एक में एक यहाँ पर ये भी नहीं, यहाँ पर ये थेवा कला, थेवा आर्ट ज्वेलरी क्या है इतनी खास, आप भी रॉयल तरह। थेवा को कांच की शीट पर सोने के काम से किया जाता है, कहा जाता है कि इसका आविष्कार नाथूलाल सोनवाल ने 1707 में किया था। यहाँ पर अब ये प्रश्न हो गया कि 1775 में जो है वो महाराज मतलब जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो मैं पढ़ाऊंगा तो बता ही दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है तो अपन इसको खोल सकते हैं। अब देखो मेरा आंसर मिल गया, जो मैंने बोला है, मेरा आंसर मिल गया ना, प्रतापगढ़। तो मैंने भी यस यही सर। बोला था कि प्रतापगढ़ की पहचान है थेवाट। तो अब हमको जो है वो अगर कहा जाए, ये पता चल गया कि हाँ ये प्रतापगढ़ की पहचान है, 400 साल पुराना माना जाता है, और बकायदा थेवा कला जटिल चित्रों की प्रस्तुति करती है, कांच एवं सोने की चित्रकारी। यही क्वेश्चन आएगा जो है वो अगर कहा जाए आपको इस साल पीएचडी में, कि कांच एवं सोने को मिलाकर जो है वो अगर कहा जाए जो ज्वेलरी आर्ट फॉर्म है उसे क्या कहा जाता है, तो ये थेवा। तो ये वो पूछेगा, राजस्थान का टूरिज्म पूछेगा। ऐसे मैंने क्या कर रखे थे, ये पूरे बना रखे हैं। ये जितने भी अगर आपको दिख रहे हो ना, जैसे ये आर्ट एंड कल्चर कर्नाटक, इसको खोलोगे इसमें कुछ जिले मिल जाएंगे, जैसे ये केरला आ गया। तो जैसे अगर कहा जाए कालूरी पट्टा हो गया, कथक कली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है, अगर कहा जाए यहाँ पर, ठीक है, केट्टू कल्याणम हो गया, ये केरल के डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ये केरल के डांस फॉर्म है, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं यहाँ पर अगर कहा जाए केरल के अंदर, ये केरल बता दिए। केरल में पेंटिंग्स फॉर्म कौन से हैं, ये मैं करा दूंगा तुम लोगों को। अब आ गया है तो करा दूंगा, नहीं होता तो नहीं कराता। ये जम्मू कश्मीर का आ गया, जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीजें हैं। अब ये जब बना था तो जम्मू कश्मीर उस समय जो है अगर कहा जाए, अरे किसी का कर्सर चालू हो गया यार तुम मुझसे, जम्मू कश्मीर जब बना था तब ये जो चीज नहीं थी। तो उस बच्चे का, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूछ लोगे तो मैं बता भी दूंगा कि क्या चीजें आएंगी। यानी हो सकता है कि आज आपको एक प्रश्न ही आ जाए कि थेवाड़ राजस्थान के किस जिले की पहचान, तो हमको ये जो है वो समझ पड़ गया कि हाँ ये प्रतापगढ़ की पहचान है। और ये इससे आपको एक और क्वेश्चन अच्छा क्या समझ पड़ गया कि यार हमसे लगे हुए यानी राजस्थान के जिले, यानी मध्य प्रदेश का जो है अगर कहा जाए जो पश्चिमी बेल्ट है उसके आसपास का जो बेल्ट है वहां पर हमको राजस्थानी कल्चर देखने को मिल रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर होगा कैसे होगा। ये बेसिक सा जो है वो क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपसे जो है प्रतापगढ़ जिला किस जिले से लगा हुआ है, कोई मुझे बताएगा किस जिले से लगा हुआ सर अशोकनगर। है? ठीक है, अरे सर अशोकनगर से नहीं, मंदसौर जब आप से। मंदसौर नीमच से एंट्री मारोगे तो नीमच प्रतापगढ़ से सर। ही राजस्थान में एंट्री होती है, प्रतापगढ़ से ही आप होते हुए राजस्थान जाते हो। तो हमको ये पता चला कि अगर प्रतापगढ़ यहाँ से लगा तो मंदसौर नीमच उसके लगे हुए जो जिले हैं यहाँ पर भी हमको थेवा आर्ट मिल गया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आज के, तो ये तो मैं करा दूंगा। अगला कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, एक सेकंड दिखाता भी हूँ, कुछ चीजें तो दिखाता भी जाता। सर 2012-13 में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे पहले तो आते ही थे, फिर आ गए ना, वो तो आएंगे। अच्छा भी है कि अच्छा रिच जो है वो अगर कहा जाए पेपर का जो है वो पैटर्न उन्होंने लिया तो हमको पूछा जाएगा। यहाँ से हम ये चले गए, एक सेकंड, अच्छा एक कॉपी नहीं होता। सर सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास हर चीज का कलेक्शन है सर, जो भी इसने सिलेबस में डाला है। वो तो करा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप चले गए प्रतापगढ़ राजस्थान, है ना, और इसमें आगे अपन ने टाइप कर लिया मैप। देखो तुमको जाते जाते एक चीज दे रहा हूँ, प्रतापगढ़ राजस्थान का मैप कहीं अपने को ऐसा मिल जाए मैप जिससे एमपी भी लगा लगाया दिख रहा हो। एक सेकंड, अपन इसमें इमेज ऑप्शन पे जाते हैं, देखते हैं कहीं कोई मैप ऐसा दिख जाएगा। अब इसमें तो खाली खाली जो है अगर कहा जाए प्रतापगढ़ का आ रहा है यहाँ पर। देखो अब ये दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये पूरा बेल्ट प्रतापगढ़ वाला जो है कहीं होगा, आप खुद भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अभी क्या मैं इसको देखूंगा एग्जैक्टली, क्या कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, इसलिए जो है अगर कहा जाए, जैसे अब चलो इसी पे मैं दिखा देता हूँ, ये पिंटरेस्ट के ऊपर ध्यान से देखो, ये है मध्य प्रदेश,
ठीक है, यहाँ पर। और ये पूरी की पूरी जो बेल्ट यहाँ से, ये जो बेल्ट है ये राजस्थान से लगी हुई है, ये पूरी की पूरी, ये दिख रही होगी आपको यहाँ। ठीक चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ हाँ, उदयपुर के पास ही। तो और रतलाम मंदसौर के बीच में। हाँ, तो अब ये प्रश्न अपने को लिंक हो गए, हमको ये समझ पड़ गया कि यार ये प्रश्न जो है वो लिंक करके पूछ सकता है, बेसिक सा जो है वो अगर कहा जाए ये यहाँ तक आ गया। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लो भैया, 5 मिनट में जल्दी से फिर खत्म करें। सर एक्चुअल क्या है, मैंने सोचा था, एक सेकंड बेटा, मैंने सोचा था कि मेंस मैं एक मॉड्यूल अलग से कर दूंगा, एक क्लास कल परसों या संडे को, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, अपन पूरा मेंस का सिलेबस डिकोड करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे अप्रोच पे जाना है, और कितना सरल कर दिया मेंस पहले से, और सरल हो चुका है। हाँ, सर वही मेंस का ही बोल रहा था कि आप उसका एक वीडियो करा बना के दूंगा। चलो। देखो अब ऐसा है, मेंस 15 मिनट में तो होगा नहीं, जहाँ 10 यूनिट बेसिक है उसमें 2 घंटे लग गए, तो मेंस में भी 2-3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो उसका अपन एक लेक्चर ले लेंगे 1-2 दिन में, होगा तो अपन देखेंगे 22 या 23 तारीख को लेंगे। कल परसों तो ऐसे भी नहीं होगा, हमारे आप ही के बैच में विद्यार्थी है मोहन वर्मा, उनके विवाह में जाना है ना, तो वो उसमें ले लेंगे। बट आज आपको कम से कम, अब आपका बर्डन कम हो गया होगा कि अब, सर लेकिन बर्डन कम भी हो गया, बर्डन बढ़ भी गया कि अब मुझे जयदेव का गीत गोविंद याद रखना है, मुझे प्रेमचंद की रचनाओं को याद रखना है, ठीक है, मुझे मैथिली शरण गुप्त को अच्छे से पढ़ना है, उन कवियों को, उन साहित्यकारों को जिन्होंने इस राष्ट्र को पहचान दिलाई, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अगे, कालजयी रचना, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे जो है, सर अगर कहा जाए, क्या बेटा? सर आपने बता दिया, आप क्या करवाएंगे, थोड़ा सा सर हमें ब्रीफ कर देते क्या, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए आपके साथ में। तुम लोगों को देखो, पहले तो सबसे सिंपल है, तुम लोगों को एक ही चीज करना चाहिए, केवल एक चीज। नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जितनी है उनका अबाउट अस पढ़ना है सबको, राइट, समझ गए? मैंने अभी बताया ना, क्वेश्चन अबाउट अस में से आते हैं सीधे सीधे, ये तुम्हारा होमवर्क है। दूसरा, कि न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, डेली पढ़ना। जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में, आज तो न्यूज़पेपर अभी तो 7 बजे आता है, हमारी क्लास तो 5:30 से चल रही, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ा बैठता तो मैं आपको समझा पाता कि निषाद राज, सबरी और हनुमान जी से संबंधित प्रसंग क्यों दिखाए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ने की आदत डालो यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा, आपको एक नई चीज हम आज से कर दे रहे हैं, आपका जो व्हाट्सअप का ग्रुप है, अभी उस पर 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं सबको डेली मेंस के हिसाब से लिखने के, आपको अब हम डेली के होमवर्क दे देंगे। जैसे आज हमने सपोज होमवर्क दे दिया कि आज आपको मैथिली शरण गुप्त और जो है अगर कहा जाए जयदेव, और जो है अगर कहा जाए आपका आगे, ठीक है, बाल जो है वो इनकी रचनाएं, 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट रचनाएं आप ढूंढो। ऐसे हम कुछ कुछ टास्क आपको देते रहेंगे, जिससे कि कम से कम आप हवा में पत्थर ना मारो, सही जगह सटीक निशाना लगाओ। बाकी तो चल ही रहा है। चलो अब खत्म करूं मैं? सर मेंस सर का वो कोई न्यू बैच लाएंगे क्या? अरे वो न्यू बैच ही चल रहा है यार, क्या न्यू बैच है, सब नया ही है वो बैच, जितना भी नहीं, ठीक है। सर रिकॉर्डेड में क्या, सर उसमें कुछ फोकस करना है क्या पहले, रिकॉर्डेड में से। रिकॉर्डेड में फोकस क्या, मैं जब भी तुम कोई बच्चा ज्वाइन करता मैं बताता तो हूँ कि कौन सी एमपी वाले सेक्शन पहले कर लो यहाँ पर। वो तो अभी अपन 1-2 दिन में मेंस की क्लास में करेंगे चर्चा, लेंगे एक बैच, अभी क्लास लेंगे, तुम लोग कर लेंगे, ये इसका सिलेबस डिकोड कर देंगे, जी कोई जी दिक्कत नहीं। चलो अभी अच्छा, इतनी संतुष्टि तो हो गई ना कि पेपर जो है वो, जो लग रहा था कि सिलेबस एकदम बिल्कुल हाई तोबा जो है, अगर कहा जाए यहाँ पर अगर कहा जाए कुछ वो होगा यहाँ पर, तो वो तो अपने संतुष्टि हो गई। किसी बच्चे ने कहा मेंस के बच्चों को जो प्री की क्लास अवेलेबल होगी, तो अभी भी हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, जिम्मेदारी जब टीचर की बच्चा रहता है तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना, खेल खत्म, सरल है। बस हमको अब न्यूज़पेपर से अपडेट रहना है, वेबसाइट से अपडेट रहना है, सोसाइटी को अवेयर होकर देखना है आसपास जो घटनाएं घट रही। अभी 22 तारीख, अभी याद करो, हमने 1 जनवरी को बात करी थी, किसी को याद है कि क्या बोला था कि 22 तारीख के पेपर में क्या छप सकता है, एक आर्टिकल? हर्ष हर्ष के बारे में। अपन क्रॉस चेक भी करेंगे, कहीं आर्टिकल्स में देखेंगे हर्षवर्धन की कहानी, क्योंकि हर्षवर्धन करते थे ऐसा जो है वो बड़ा उत्सव, तो अब वो इतिहास से भी जुड़ी हुई चीजें हम करेंगे उसमें। चलो भैया, अब सब जो है अगर कहा जाए यहाँ पर करा देंगे। फॉरेस्ट का बच्चे ने मैसेज किया, तो फॉरेस्ट का भी एहोल अभिलेख में उसका विवरण था ना सर, क्या बेटा? एहोल अभिलेख में विवरण था, आपने पढ़ाया था सर। हाँ, वो तो सब कराएंगे ही उसमें जो है अगर कहा जाए। चलो भैया, तो धन्यवाद करें अब। जी सर, थैंक यू। यस जी थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर।
चलो तो भैया अब आराम थैंक से, यू सर। ठीक है, जो है वो अपनी जो है वो अगर कहा जाए रिलैक्स रहो, कोई तनाव जो सर है वो लेने की यूट्यूब में तो जरूरत कल नहीं है। इतना कल क्या बेटा? यूट्यूब में तो इतना सर कल यूट्यूब में तो इतना भ्रम था कि इतना खतरनाक सिलेबस हो गया है, भारी भरकम सिलेबस हो गया। अभी तो एकदम इजी लग रहा है। भ्रमजाल है सब, सरल और सहज है सब कुछ। बस हम उस तक जाने के रास्ते ढूंढ लें तो सरल और सहज है, जाने के ना रास्ते ढूंढे तो सब गड़बड़। ठीक है, डेडिकेट होना जरूरी है चीजों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। चलो भैया धन्यवाद, आज के लिए मेरी क्लास का टाइम हो गया। अपन बात करेंगे तुम लोग निर्भर हो, मेरी जिम्मेदारी मैं करा दूंगा, चिंता मत करना। चलो ठीक है।